जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। कभी इधर घटाया, कांग्रेस 7 पर है और 2 पर एनडीए है। ये बता रहा है कि क्या झारखंड खिसक रहा है। कभी उधर बढ़ाया, 152 पर एनडीए इस वक्त पहुंच चुका है, 57 पर यूपीए, 53 पर अन्य। कभी इसको हराया, लेकिन बंगाल में बीजेपी 2 पर आगे, टीएमसी सिर्फ 1 पर आगे। कभी उसको जिताया। 57 जो है वो सीटों में तब्दील हो जाती है, उसका मतलब 4 जून को सबसे सही, सबसे सटीक डीडी। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज यानी डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के दिन। आज मंगलवार का दिन है, 4 जून, जिसका बेसब्री से इंतजार था। सिर्फ देश को नहीं बल्कि दुनिया को इस दिन का इंतजार था। और आज 4 जून की सुबह इस वक्त हो चुकी है और हम इस वक्त खड़े हैं विजय चौक पे। ये दिल्ली का विजय चौक, जहां मेरे पीछे आपको संसद भवन नजर आएगा। इस संसद भवन में, इस विजय चौक ने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे उत्सव देखे हैं। इस विजय चौक ने भारत की बहुत सारी जीत की जो है वो ऐसे पल देखे हैं जो भुलाए नहीं भूल सकते। 75 साल से ज्यादा समय हो गया। भारत का लोकतंत्र हमेशा मजबूत हुआ है, धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ा है। और आज भारत के लोकतंत्र का एक और बहुत बड़ा दिन है। आज 2024 के चुनाव नतीजे अब से कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे और डीडी न्यूज दिल्ली के विजय चौक से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी तक देश के नतीजे क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ देश के तमाम नेता इन नतीजों को कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। तो आज लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस वक्त जब हम ये टेलीकास्ट शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ विजय चौक पर एक बहुत खास पैनल मौजूद है। हम इन चुनावों पर बात करेंगे और आज जो कुछ चर्चा चल रही है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये चर्चा सिर्फ देश तक नहीं है बल्कि दुनिया में भी ये चर्चा जो चल रही है, भारत के चुनावों की गूंज जो है वो दुनिया में सुनाई दे रही है। इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान इस वक्त विजय चौक पे जुड़े हैं, मैं एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी देश की नब्ज को भली भांति जानते हैं और बड़ा लंबा करियर है पत्रकारिता का, और इसीलिए देश में जो राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए उनको भी भली भांति समझते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक, और कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो की सिचुएशन वाला चुनाव है। और आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 46 चुनाव हार चुकी है और इसलिए कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो का है। राहुल गांधी के लिए ये चुनाव करो या मरो का है। क्या इसीलिए जिस तरह की बयानबाजी कल रात से शुरू हुई है, क्या इसीलिए वो बयानबाजी है? सबको समझना होगा। विजय कौशिक से समझने जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, और इनके भी जो एक जन की बात का जो एग्जिट पोल आया, उस एग्जिट पोल ने भी देश के विरोधियों की नींद उड़ा रखी है, देश के विपक्षी नेताओं की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि ये एग्जिट पोल भी साफ तौर पर कहता है कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में स्थापित होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, इतिहास बनाने वाले हैं इस तीसरी जीत के साथ। और मेरे साथ शायना एनसी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और बीजेपी की जानी मानी नेता हैं और मुंबई से हैं वैसे, लेकिन देश की तमाम राजनीति पर इन्होंने नजर रखी और साथ साथ ये जो पूरा बीजेपी का कैंपेन चला, उस कैंपेन में भी शायना एनसी की बहुत अहम भूमिका रही। तो चलिए सीधा सीधा शायना एनसी आपसे शुरुआत कर देता हूं। एग्जिट पोल आपके पक्ष में है, लेकिन क्या एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे वो नतीजे आप उम्मीद कर रहे हैं कि धड़कनें कुछ बड़ी हुई हैं? क्योंकि आज का दिन सबके लिए खास होता है। ये आपको मालूम हो आपका पेपर कितना अच्छा गया है, लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आने वाला है हर स्टूडेंट के दिल में धड़कन होती है। अशोक जी, आज इतिहास बनने जा रहा है और मैं बहुत ही विनम्रता से कहूँगी कि जनता का जो जनादेश है
वहाँ एग्जिट पोल भी कम होगी और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, आप देखिए तो आंकड़े देखिए। 2014 में 17 करोड़ लोगों ने वोट किया, 2019 में 22 करोड़ वोट मिले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, और 2024 में 25 करोड़ वोट मिलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसका श्रेय सिर्फ मोदी जी के करिश्मा, उनकी मेहनत, उनका काम करने का अंदाज, उनकी लोकप्रियता और उनके जन सेवा भावना, यानी कि उनके जो लाभार्थी स्कीम्स हैं। आप देखो तो 25 करोड़ जो गरीब थे वो बाहर निकल के आए हैं। आर्थिक स्थिति देखिए देश की, 11 नंबर से 5वें तक और अभी तीसरे के तरफ हम जा रहे हैं। लोगों ने वोट किया है विश्वास के लिए, स्थिरता के लिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए। तो मैं मानती हूँ कि आज विजय चौक पे इतिहास बनने जा रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद देश की जनता को जिन्होंने मोदी जी जैसे नेता हमें दिया है, काम करने के लिए एक मौका दिया है, और साथ साथ भारत को एक विकसित भारत के तरफ लेके जाने के लिए। शाइना जी, मैं ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजे आने बाकी हैं। आप अभी से बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। ठीक है, हर पार्टी होती है और हर पार्टी को होना चाहिए, लेकिन बहुत बार एग्जिट पोल जो है वो उल्टे पड़े हैं, गलत साबित हुए हैं। इसलिए अभी से आप जो है धन्यवाद कर रही है। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंट है कि जीत का, ये कितना इसके पीछे जो नीचे जमीन है, और कितना आप कह सकते हैं कि धरातल आपका मजबूत है? मैंने इसलिए बोला कि विनम्रता के साथ धन्यवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है ज़मीनी स्तर पे, जब 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिलता है, 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है, आप आधुनिक दृष्टि से देखिए, सबसे ज़्यादा रेलवेज, 150 एयरपोर्ट्स, 22 एम्स, 680 मेडिकल कॉलेजेस, लिस्ट अनगिनत है। जिस रफ्तार से रोड्स बने हैं, रेलवेज बना है, हाईवेज बने हैं, और जिस रफ्तार से एक विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, बेदाग 10 साल काम करना, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी। इट शोज यू ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। ये एक बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है, जैसा कि एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो एक बड़ी बात ये होगी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस चुनाव में नहीं था। और 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद अगर किसी नेता के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना हो, तो ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन क्या ये करिश्मा होगा, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें आने वाले कुछ घंटों में मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे सही, सबसे सटीक नतीजा आपको सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर मिलेंगे, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको बताएंगे देश आज क्या मैंडेट दे रहा है, देश का मैंडेट क्या है। विजय कौशिक, देश का मैंडेट क्या है? आप लोगों ने तो तय करा है कि 295 सीट। ये आंकड़ा कहां से आया कोई नहीं जानता। एग्जिट पोल वाले तो बेचारे, चलो आप उनको डिस्क्रेडिट कर दो, लेकिन वो जाते हैं गांव-गांव, जाओ बूथ पे जाते हैं, लोगों से पर्ची भरवाते हैं, पूछते हैं किसको वोट डाला, उसके आधार पर आप दिल्ली में बैठकर 295 का आंकड़ा फेंक देते हैं। क्या वजह? देखिए अशोक भाई, आप दो टूक बात करने के हमेशा आदी रहे हैं और इसीलिए मशहूर भी रहे, तो आज आपसे दो टूक बात ही करूंगा। सारे चुनावी मुद्दे हैं, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एक तरीके से बलि चढ़ा दिया इन चुनावों में। केवल हमारा एक नज़रिया था कि देश किसी भी हालात में बचना चाहिए, इसके लिए हालांकि हमारी पार्टी को कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए था, फिर भी पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हमारी। जो इंडी गठबंधन बना, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात। क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, सीधी सी बात है भाई, जहां हम मजबूत थे वहां हमने अपनी सीटें भी दूसरों को दे दी। ओके। तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही हुआ। और जनता जो उम्मीद कांग्रेस से लगा रही थी वो उम्मीदें बट गई ना, तो ये एक बड़ा खासा नुकसान रहा। मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, सरकार से जनता की बहुत नाराजगियां थी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, दूसरे मुद्दे बहुत थे, लेकिन लोग ये मानते थे कि चेहरा नहीं है मोदी जी के खिलाफ। सिर्फ इस बात का नुकसान हमारे इस गठबंधन को रहा कि हम एक चेहरा जो हमें स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी जी होंगे
वो हम स्पष्ट नहीं कर पाए। इस बात का भी हमें बड़ा भारी नुकसान रहा। विजय कौशिक ने एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कही है। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस के नेता इस बात को कितना समझ रहे हैं जो विजय कौशिक कह रहे हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है इस बात को कितना समझ रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी, क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर राहुल गांधी को या किसी को भी अगर इंडी गठबंधन चेहरा बनाता और कांग्रेस जो है अगर अकेले लड़ती, तो क्या आपको लगता है कि कुछ वो फाइट ज्यादा अच्छी तरह से दे पाती? देखिए, ये पूरी देश की जनता जानती थी कि अगर इंडी गठबंधन को मौका मिलता तो राहुल गांधी को ही ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाते। तो बैकडोर से सबको पता था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। देखिए, बात अप्रोच की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को केरला, तमिलनाडु और अगर आप देखेंगे उड़ीसा, बंगाल में वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, पर उन्होंने 2019 की बात करो, 19 से 24 के बीच में उतनी मेहनत इन राज्यों में करी जितनी उत्तर प्रदेश में करी, जहां पे उनको 62 सीट्स मिली थी। और आज जिस हिसाब से मेरी समझ है जमीन में, ये हर जगह यहाँ पे वोट शेयर बनेगा। उड़ीसा और बंगाल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। वहीं जब उत्तर प्रदेश से अमेठी से कांग्रेस पार्टी हारी, राहुल गांधी जी 800 दिन में एक बार गए और उसके 800 दिन में एक बार गए। 5 साल में जिस स्टेट से आप हारे, जो 80 सीट लोकसभा सीट का आता है, आप सिर्फ 2 बार अमेठी गए। तो ये अप्रोच बताता है मेरे हिसाब से। अशोक जी, आज की स्थिति में जिस तरीके से विजय जी कह रहे हैं, उनकी अगर आप इनिशियल ओपनिंग वक्तव्य कोई सुनेंगे तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैरों पे कुल्हाड़ी मारी गई है। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन, ये बड़ी एक चीज और प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं था ही नहीं। आंखें बंद कर लेने से दुनिया थम नहीं जाती, ना ही खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन आप चश्मे पहनो तो अच्छा दिखाई देता है। बहन जी, सुनिए मेरी बात। चश्मे पहनिए तो आपको अच्छा दिखाई देगा। रखा अच्छी बात है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक खूबी है, आप जो बात कांग्रेस, बोलिए। कांग्रेस पार्टी की एक खूबी है कि हम अपनी कमियों का स्वीकार करना भी जानते हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, हमारा चुनाव जनता ने लड़ा है। और ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी जी के पर विजय कौशिक, सुनिए ना, नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे सुन लीजिए। अच्छा चलिए, आप बात पूरी होने दीजिए। भाई, मोदी जी के जो कैंडिडेट थे और मोदी जी के जो कैंडिडेट के सामने हमने कैंडिडेट खड़े किए, तो हमारे कैंडिडेटों को जनता ने इसलिए वोट दिया क्योंकि मोदी जी के कैंडिडेटों से लोग त्रस्त थे, दुखी थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। यानी कि मैं इस विषय को बढ़ाऊंगा, मैं एक नैरेटिव जो क्रिएट करना चाहते थे, मैं इस विषय को बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं पहली बात जो सबसे पहला आज, क्योंकि सबके मन में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है, ये सारी डिबेट तो चलती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है आज सबका नंबर्स पर है कि नंबर्स क्या आते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, और सबके अपने अपने दावे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के यहाँ पर जो नेता भी हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, एग्जिट पोल हो गया, ठीक है, एग्जिट पोल के एक नंबर थे, लेकिन एग्जिट पोल आपकी टीम करती है, इसी तरह से सबकी। कितना भरोसा है आपको एग्जिट पोल पर? और आप आज जो है सुबह, क्योंकि आप 2 घंटे बाद, 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल दिया वो ठीक है, आपने एक नंबर दे दिया, हो सकता है कुछ लोग भूल जाए कि 360 था, 375 दिया था, 380 दिया था, लेकिन आज अब 2 घंटे में जो है सब पोल खुल जाएंगी, ईवीएम भी खुलेंगी, पोल भी खुलेंगी। तो आपके हिसाब से आज जो है कितना नंबर आप देते हैं? अशोक जी, मैं खुद जमीन पे रहता हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब मैं कोई एग्जिट पोल निकालता हूँ तो मैं ऐसा नहीं है दिल्ली में बैठ के निकालता हूँ। 2019 मार्च 2019 में प्री पोल में मैंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 क्रॉस करेंगे, और इस बार मैंने ओपिनियन पोल नहीं एग्जिट पोल किया है। पर मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि चुनाव पहले दिन जब वोट कास्ट हुआ था उसके पहले ही डिसाइडेड था, क्योंकि देश की जनता में एक प्रो इनकम्बेंसी काम की वजह से, वेलफेयर की वजह से, एस्पिरेशन की वजह से थी। मैं उतना ही कॉन्फिडेंट आज हूं जितना 48 घंटे पहले था। और आप 12 बजे तक देखेंगे कि जो मैंने एग्जिट पोल दिया है, नतीजा उससे ऊपर हो सकता है, पर ट्रेंड यही होगा कि नरेंद्र मोदी 2024 में बड़ी मैंडेट से आएंगे 2019 से। यानी आप कह रहे हैं कि 350। मैं आपको एक डेटा पॉइंट दूंगा, एक डेटा पॉइंट दूंगा, 303 से ज्यादा बीजेपी की सीट आएगी और एनडीए की 352 से ज्यादा सीटें आएगी, कोई नहीं हो सकता। यानी पिछली बार से ज्यादा सीटें प्रदीप भंडारी ये दावा कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी, तो प्रदीप भंडारी का एग्जिट पोल और प्रदीप भंडारी की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो ये कहती है कि बीजेपी 350, जो बीजेपी है 303 से ज्यादा, यानी पिछली बार से ज्यादा, और जो एनडीए है वो 350, यानी एनडीए भी पिछली बार का जो मार्क है उसको क्रॉस कर लेगी। रामकृपाल जी, आपका अनुभव क्या कहता है? प्रदीप थोड़े युवा हैं, जरूर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार जोश में जो है युवा जो है थोड़ा आगे बढ़ जाता है, आपका अनुभव क्या कहता है? बहुत थोड़े शब्दों में कुछ एक बातें कहूंगा मैं।
पहली बात तो यह है कि ये चुनाव मोदी जी उसी दिन जीत गए थे, हालांकि वो जीतते ही जिस दिन इंडिया अलायंस बना, तभी मैंने ये कह दिया था कि राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। और ये टेस्ट था कि कांग्रेस को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय दल उसको कितनी स्पेस दे रहे हैं। और जब जैसे ही पता चला कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 स्विंग स्टेट थी, कांग्रेस अगर कहीं बढ़ सकती थी तो यहीं बढ़ सकती थी, लेकिन ये 4 स्टेट और दिल्ली और पंजाब, आप कह रहे हैं बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 4 आप कह रहे हैं स्विंग स्टेट। ओके, वो 4 तो ये थे, ये मिला के 210 सीटें होती हैं। इन 210 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 43 सीट दी गई चुनाव लड़ने के लिए। आप ये बताओ कि 210 सीटों में, और अगर पंजाब और दिल्ली भी जोड़ ले तो 3 और बढ़ा दीजिए, 46 सीटें, 230 में से अगर 46 सीटें कांग्रेस को आप लड़ने के लिए दे रहे हैं, तो इंडिया अलायंस ने सुनिश्चित कर लिया कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस हमारी अगुवाई नहीं करेगी। राहुल गांधी को इतनी स्पेस मत दो कि वो किसी तरह का मोदी का पैरेलल क्लेम बन सके, वहीं निपटा दिया। आज की तारीख में अगर 50% भी विनेबिलिटी मान लीजिए तो 230 सीटों में आप 23 सीट पाएंगे, अगर 23 सीट मान लेते हैं। और तमिलनाडु और केरल में तो आप अपने हाईएस्ट पर थे ही, कहाँ से बढ़ेंगे? तो क्षेत्रीय दलों ने कहा कि हमारे इलाके में मत आना, जाना है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां 90% होता है बीजेपी का। क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को घेर दिया। मेरा ये कहना है कि जिन पार्टियों ने कांग्रेस को बाहर किया अपने राज्यों से, वही पार्टियां आज भी इस कोशिश में हैं। और सारे क्षेत्रीय दल ये जान रहे थे कि आ तो रहा है मोदी, वे अगले विधानसभा की तैयारी कर रहे थे इस पूरे चुनाव में। कोई क्षेत्रीय दल, मैं बताऊं आपको, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। क्यों? बिहार में लालू ने कन्हैया कुमार के नाम पे वीटो लगा दिया, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बेटे का लॉन्ग टर्म में अगर कोई प्रतिद्वंदी हो सकता है तो वो चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव। प्रेस्टीज इशू बना लिया कि बेगूसराय से नहीं दूंगा, वो दिल्ली से भाग के चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी पार्टियां अगला चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश इस डर के मारे कि कुछ माइनॉरिटी वोट कांग्रेस तरफ जा रहे हैं, ये बटे नहीं, इसलिए कांग्रेस को साथ लिया। ओके, मैं शाइना जी आपके पास आऊं, उससे पहले प्रदीप एक बात सीधी जो रामकृपाल जी कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर है कि इन 4 स्विंग स्टेट में कांग्रेस जो है वो 43 सीट्स उसको समेट दे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी पिछले तमाम चुनाव आप देखेंगे जहां पर डायरेक्ट फाइट हुई है, वहां पर कांग्रेस स्टैंड नहीं कर पाई है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस भी जो है, गठबंधन की पार्टियां भी कांग्रेस को कैसे सीट दे सकती थी, कैसे कांग्रेस का दावा स्वीकार कर सकती थी? देखिए, मैं कंप्लीटली सहमत हूं। इनफैक्ट ये जो अलायंस बनाने की जो पूरी की पूरी बात की गई थी, ये कांग्रेस और कांग्रेस के जो पूरे इंटेलिजेंसिया है, जो लेफ्टिस्ट इंटेलिजेंसिया है, उसने करी थी। अगर आपको याद होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों में, तीनों चुनावों में सरकार नहीं बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया था कि अगर इस चुनाव में हमको दिखाना है कि हम लड़ रहे हैं तो हम अकेले तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि 180 सीटों में 90% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। तो एक काम करो, क्योंकि सबका वैचारिक थिंक टैंक तो एक ही है, तो ममता के साथ अलायंस कर लो, लेफ्ट के साथ अलायंस कर लो, आपके साथ अलायंस कर लो। पर ये नहीं समझ रहे थे कि इन सबका वोटर बेस तो वही है, मतलब जो कांग्रेस से छिटकता है वही रीजनल पार्टी में जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि ये अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, ये जब विधानसभा चुनाव थे तब तक कांग्रेस जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को घास नहीं डाल रही थी, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि हम ये चुनाव जीतेंगे, उसके बाद हम अपनी टर्म्स कंडीशन पे समझौता करेंगे। लेकिन वो चुनाव, इसीलिए चिरकुट वाली बात चली, इसीलिए चला अखिलेश। लेकिन जब कांग्रेस को समझ में आया कि वो बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तब उसने ये मिलाकर अलायंस बनाया। ऐसे में विजय कौशिक, बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन शाइना एनसी, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूं, ये ठीक है आप कह रही है प्रो इनकम्बेंसी है, मोदी जी की वेव है, सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड पर जो है ये बात, इस कम से कम विजय कौशिक की बाकी सारी बातों से असहमत हो सकता है, लेकिन एक चीज जो शायद मुझे लगता है सब मानेंगे, कई जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेकर लोकल लेवल पर एक नाराजगी थी। वो क्या आपको लगता है बीजेपी के को एक डेंट दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए अशोक जी, वापस मैं विनम्रता से कहती हूँ
आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये चीज अच्छी लगी, आज बार बार जो है शाइना जी विनम्रता की बात कर रही है, और जो जीत की और अग्रसर होता है, और मुझे लगता है हार वाले को भी विनम्रता जरूर दिखानी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ कि मोदी जी और अमित भाई का जो वर्किंग स्टाइल है वो देख लीजिए। केरला में हम नहीं थे, तमिलनाडु में नहीं थे, कितना मेहनत किया है। ना सिर्फ केरल और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात कीजिए, उड़ीसा में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वेस्ट बंगाल में आप देखिए हमारा ट्रेजेक्ट्री क्या था। 18 सीट से कोई उम्मीद कर सकता है कि हम 25 पार करेंगे या 30 टच करेंगे? ये मेहनत जो है सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में, और अमित भाई, नड्डा जी, पूरा टीम जो है जिस ढंग से वो काम करते हैं, वो हार नहीं मानते हैं। दूसरे तरफ विपक्ष बोलती है कि इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि ये एक फैंटेसी पोल है तो वो फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, और उनके जो अध्यक्ष हैं और जो बनने वाले हैं अध्यक्ष, वो तो सिर्फ सोच रहे हैं फैंटेसी हॉलिडेज के बारे में। प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से काम किया, उनका मेहनत, नीति, नियत, निष्ठा आप देखिए। 300 के ऊपर रैलीज, 200 से ज्यादा मीटिंग्स, जहां उन्होंने कितने सारे, आप पत्रकार हो, देखिए कितने इंटरव्यूज दिए हैं। क्या रफ्तार से एक देश के कोना में और फिर दूसरे कोने में। और ऐसा नहीं कि जब देश का काम, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलना चाहिए, एक विजन प्लान 100 दिन के लिए, तो लोगों ने विश्वास जताया है, और वो विश्वास सिर्फ मोदी जी की वजह से है। पर जो शाइना जी ने कहा उसमें एक बात जोड़ दूं, फिर मैं आ रहा हूं सर। ये जो चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी ने, ऐसा लगा कि बीजेपी की तरफ से और पूरे देश में लगा कि ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी सेंट्रिक था। उन्होंने 200 से ज्यादा चुनावी रैलियां, सभाएं, रोड शो किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगर मैं उनकी तुलना राहुल गांधी से करूं तो राहुल गांधी ने करीब करीब 70। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जहां 70, जहां दूसरी तरफ 260 प्लस। और अगर साल 2024 की मैं बात करूं तो इस साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 350-400 से ज्यादा सभाएं की हैं, लोगों के बीच गए हैं। तो ये जो कनेक्ट है लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये जो निरंतर संवाद करने की प्रक्रिया है, क्या ये बीजेपी की एक बड़ी ताकत है? इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप, एक सर जल्दी से मैं उसके बाद स्टेट वाइज आना चाहता हूं, खासकर दक्षिण भारत और बंगाल पर। मैं आ रहा हूं। मैं ऑन द होल एक चीज कह दूं, जैसे अभी आप कह रहे थे कैंडिडेट की बात, तो मैं केवल विनम्रता से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जो चुनाव होता है नेशन का, हमेशा से वो लीडरशिप के बारे में एक रेफरेंडम होता है। 2014 का भी चुनाव था, मोदी चाहिए या नहीं चाहिए। 2019 का भी चुनाव यही था, और 2024 का भी यही है। 2 लाइन और कहूँगा। एक बात देखिए, ये जो आज बीजेपी की उपलब्धि है, ये अचानक नहीं है। मोदी जी ने 2014 से एक नया प्रयोग किया जो इस देश में कभी नहीं हुआ था। इस देश में हम लोग जो हैं गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ पर केंद्र का मतलब सिर्फ माना जाता था पोस्ट ऑफिस और रेलगाड़ी। मोदी जी 2014 में आए, सबसे पहले वो हर घर में गए। किसके माध्यम से? जनधन अकाउंट। ओके, हर घर में पहुंच गए। उसके बाद इज्जत घर। अब आप देखिए, जनधन अकाउंट से इज्जत घर के माध्यम से उस महिला गृहिणी के पास पहुंचे। फिर उसके बाद इज्जत घर से रसोई घर, और रसोई घर में राशन, और राशन के साथ राम भी। अब आप यूं देखिए, ये तारतम्य 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद हालत ये हो गई कि आज जब एक गांव की महिला उठती है तो उसको ये नहीं होता कि मुख्यमंत्री कौन है, उसको जहां भी जाती है प्रधानमंत्री आते हैं। और आगे वो देख रही है कि हमारे जमीन पर मोदी जी हैं, आसमान पर सूर्य घर बनने जा रहा है। यहाँ की पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं सब कहती बिजली माफ कर देंगे। मोदी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं माफ करूंगा, मैं आपको बिजली पैदा करने वाला बनाऊंगा और आपसे मैं बिजली खरीदूंगा। तो आप ये देखिए, मेरा कहना है कि समाज में जो आदमी 10 साल की मेहनत से एक एक घर में घुस गया है, उसका मुकाबला आप सड़क पे हो करके नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यहाँ जहां हम खड़े हैं विजय चौक पर से कुछ दूर, अगर मेरी दाईं तरफ थोड़ी दूर जाएंगे
तो राष्ट्रपति भवन है, पीछे संसद है, जो रामकृपाल जी कह रहे हैं विपक्ष की परेशानी यही है, विपक्ष की शिकायत यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चुनावों को, लोकसभा चुनाव को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बना देते हैं, जिसके कारण विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाती है और विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन प्रदीप, मैं विजय कौशिक एक मिनट आता हूं। मैं प्रदीप, ये जो इंपॉर्टेंट बात, मैं सबसे पहले साउथ से हम शुरू करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में ईवीएम खुलेंगी, दूध का दूध पानी का पानी, राहुल गांधी के शब्दों में, क्या टकाटक सीटें गिरेंगी या फिर जो है सफा चट होगा, ये हम नहीं जानते क्या होगा। लेकिन जो साउथ से हम शुरू कर रहे हैं, दक्षिण भारत को एग्जिट पोल जो है इस बार दिखा रहे हैं बीजेपी वहां से जो है बड़ी ताकत बन के उभर रही है। जबकि ये नहीं भूलना चाहिए, कर्नाटक जो दक्षिण में बीजेपी का द्वार कहा जाता था, वहां बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई। तेलंगाना में बीजेपी चुनाव हार गई, कांग्रेस रिटेन करा बड़ी ताकत के साथ। ऐसे में बीजेपी इतना बड़ा कमबैक कर सकती है? अगर करेगी तो क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक ही फैक्टर है अशोक जी, मोदी फैक्टर। दक्षिण में भी मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग ने तेलंगाना का असेंबली इलेक्शंस किया था तो हमने कहा था कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, पर जो वोटर्स उस वक्त कांग्रेस और बीआरएस को वोट कर रहे थे, तभी हमने उनसे पूछा था कि 24 में किसको देखना चाहते हो? बोले भैया अभी तो हम कर रहे हैं, 24 में मोदी को देखेंगे। तो तेलंगाना के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर 40% क्रॉस करेगा और बीजेपी की सीटें 9 क्रॉस करेगी। मतलब बीजेपी तेलंगाना में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, कांग्रेस की 6 महीने पहले सरकार बनी। कर्नाटका में बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा होने वाली है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर जो 2% था वो 15% क्रॉस करेगा। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस की 0 सीट आने की स्थिति और आंध्र प्रदेश में बीजेपी एनडीए अलायंस जो है उसमें बीजेपी की 2 से 3 सीट आएगी। मतलब साउथ के 3 राज्यों के अंदर बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा और हर साउथ के राज्य के अंदर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। मतलब ये नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड की जो बात की गई थी, इसको जनता ने स्वीकारा नहीं है और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की सीट दक्षिण भारत में आ सकती है। क्योंकि बड़ी बात कहूंगा, कांग्रेस की जो सीटें आती हैं वो केरला और तमिलनाडु से आती है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस का खुद का वोट इतना नहीं है, वो डीएमके के कारण उसका जो वोट है उसको एक एडिशन वोट मिलता है। और केरला के अंदर एक स्टेट है जहां उसका बेस वोट बना हुआ है। मतलब 5 राज्यों में बीजेपी के वोट शेयर बढ़ रहा है और 3 में बीजेपी की सीटें ज्यादा है। और उसका सिर्फ कारण यही कि लोगों से मोदी जी का जुड़ाव हो गया है। तो जो भ्रम थे साउथ के अंदर वो टूटते गए। जैसे रामकृपाल यादव जी ने कहा कि मोदी जी घर घर तक पहुंच चुके हैं। एक बार व्यक्ति का मोदी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है तो ऑपोजिशन कुछ भी बोले, मीडिया कुछ भी बोले, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको लाभ होना शुरू होता है, उसकी जिंदगी बेहतरी होना दिखना शुरू होता है। एक जो बात प्रदीप कह रहे हैं उसमें एक हम पिछले कई चुनावों से एक फैक्टर देख रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर लोग कहते हैं कि छोटा वोट हम किसी को दे देंगे, स्थानीय पार्टी को दे देंगे, लेकिन बड़ा वोट जो है वो मोदी जी के लिए जाएगा। ये एक फैक्टर जो है पिछले कई सालों से हम चुनाव में देख रहे हैं और प्रदीप कह रहे हैं दक्षिण भारत में भी यही फैक्टर काम कर रहा है। जहां पर छोटा वोट यानी विधानसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं पर वो बड़ा वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जा रहा है। ऐसा अब तक जो है अनुमान दिख रहे हैं, जो एग्जिट पोल है वो दिख रहे हैं। विजय कौशिक, दक्षिण भारत में, हालांकि ये भी बता दूं आपके लिए अच्छी बात यह है जो प्रदीप और बाकी सब लोग कह रहे हैं कि वायनाड में राहुल गांधी चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा एग्जिट पोल सब कह रहे हैं। अब ये तो मुझे लगता है आप खुशी खुशी सहर्ष स्वीकार करेंगे कि एग्जिट पोल का ये नतीजा सही है, बाकी आप सबको ठुकरा दे। लेकिन दक्षिण भारत में भी अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी या कांग्रेस का जो चार्म है वो दक्षिण में खत्म हो रहा है। देखिए, इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता कि हमारी कोई रणनीति नहीं, कुछ नहीं। हमारा चुनाव जनता ने लड़ा है, जहां भी लड़ा है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। रही बात देश की और कांग्रेस पार्टी की, तो मोदी जी के सलाहकार तो देश का बंटाधार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के सलाहकार कांग्रेस पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। हमारी ये जो लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी की, वो इस बात पर आधारित थी कि भाई देश को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक, चाहे अपने आप को फांसी लगानी पड़े, हम कोशिश कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जी ने कोशिश की है, उसमें कितने कामयाब होंगे ये जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अभी जैसे मोदी जी की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री हैं, जितनी वो मेहनत करते दिखाई देते हैं, सभी लोगों का एक विजन बनता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो नशा माना गया है, सत्ता का नशा माना गया है। मैंने ऐसे कई प्रधानमंत्री देखे हैं, कई मुख्यमंत्री देखे हैं, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने से पहले ऐसा लगते थे कि भाई आज नहीं तो कल, 2-4 दिनों में, महीने 2 महीने में ये मारे जाएंगे। उनकी स्वास्थ्य की कंडीशन को देखते हुए लगता था कि ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, उनकी चाल घोड़े जैसी हो गई, चेहरा एक यंग नौजवान जैसा हो गया। तो ये सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि जो सलाहकार मंडली है, जैसा वो दिमाग देती है, उसके हिसाब से आदमी जो है
क्योंकि एक सैकड़ों दिमाग आपके साथ लग जाते हैं सत्ता में विजय बैठकर। कौशिक जी आप यहाँ पे प्रेरणा लीजिए ना मोदी जी से। नहीं, प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ, आप कह रहे सत्ता। उस दिन आप राहुल गांधी जी को भी देख लेना। मैं तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके राहुल गांधी तो 2 दिन के प्रचार में थक ये सिर्फ वक्त की बात है। मैं एक बड़ी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक मिनट सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी विपक्ष में है, छोड़ दीजिए बाकी सारी बातें, उसका एरोगेंस, विपक्ष के नेता, आप कह रहे सत्ता की एक ठनक होती है, वो ठीक है, लेकिन विपक्ष में रहकर जिस पार्टी में इतना एरोगेंस दिखता हो, आज जिस तरह का माहौल देश भर में बनाया जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं ब्रेक के बाद इस पे भी आऊंगा, आज देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है, नरेंद्र मोदी जीतते हैं, तो फिर ये चुनाव जो है रिग्ड चुनाव है, इसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस और इंडी गठबंधन 295 सीटें ले लेती है, तभी माना जाएगा कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर है। ये जो पूरा का पूरा जो जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक है और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। जिन लोगों ने इस चुनाव की शुरुआत संविधान बचाने से की थी, लोकतंत्र को बचाने से की थी, आज उनके नेता कह रहे हैं कि मरने मारने के वक्त आ गया है। आज उनके नेता कह रहे हैं कि सड़कों पर खून बहेगा। आज उनके नेता कह रहे हैं कि जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। आज उनके नेता कह रहे हैं कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे और जो होगा देखा जाएगा। आज उनके नेता कह रहे हैं कि या तो कलेक्टर जिंदा रहेगा या मैं जीवित रहूंगा। इस तरह की जो भाषा बोली जा रही है, मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के ऊपर ये सबसे बड़ा प्रहार है। और इसी पूरे प्लान के साथ विपक्ष ने इन चुनावों की शुरुआत की थी, तो मुझे लगता है ये खतरनाक ट्रेंड है। कम से कम ये नहीं होना चाहिए, जो जुबान कल से बोली जा रही है वो नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तमाम मेहमानों के साथ जुड़ा रहूंगा और साथ साथ हमारे तमाम रिपोर्टर जो हैं, मैंने आपको बताया दिल्ली से लेकर कश्मीर और कन्याकुमारी तक, उन रिपोर्टर्स को भी सुनेंगे, क्योंकि जमीन पर क्या कुछ हो रहा है ये समझना जानना भी जरूरी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भाई, दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज। आखिर जनता देगी किसको वनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अरविंदर, और कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। अच्छा, वोट दिया इस बार? हाँ जी भैया, मैंने वोट दिया। मेरा वोट मेरी ताकत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते, तो रुझान कुछ भी हो सकता है, नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन जो है, ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भाई, दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज। आखिर जनता देगी किसको वनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। मोदी को 400 सीटें चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए कटाकट कटाकट कटाकट। शाहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। अगर हम लोगों को सरकार में
आटा और डाटा फ्री देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे। पूरा हुआ बयानों का दौर, चुनाव चला अब नतीजों की ओर। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कहां मनेगा जश्न, कहां मचेगी रार। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी चरणों की वोटिंग प्रक्रिया हुई पूरी। 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। 4 जून को तय होगा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कौन जीता कौन हारा, अब सबको है जनता के फैसले का इंतजार। झारखंड से पल पल की जानकारी डीडी न्यूज के डेटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। पल पल की जानकारी मेरे साथ, सबसे पहले, सबसे सटीक। देखिए 4 जून को सबसे तेज नतीजे। जनादेश में 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। कभी इधर घटाया। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है विजय चौक से। 4 जून 400 पार बीजेपी का नारा और हाथ बदलेगा हालात कांग्रेस का नारा। और इन नारों में कितना दम रहा, ये नारे जनता के मन को छूने में कितने कारगर रहे, इन सब पर चर्चा करने के लिए और आज सबसे बड़े लोकसभा चुनाव के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के, सबसे बड़े लोकसभा चुनाव के चुनाव नतीजों के दिन हम लगातार आपके साथ जुड़े हैं। अब से कुछ देर बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और जो नतीजे हैं, जो रुझान है, सबसे पहले सबसे सही आपको डीडी न्यूज पर लगातार हम देते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेगा। मैं ये भी बता दूं, हमारे साथ एक पैनल भी लगातार जुड़ा रहेगा, इन चुनाव का विश्लेषण भी हम करते रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ विजय चौक पे रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ विजय कौशिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, जन की बात के संस्थापक, सेफोलॉजिस्ट और चुनाव विश्लेषक, मेरे साथ शाइना एनसी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं और मेरे साथ धर्मेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट के पास आऊं, इस वक्त जैसा मैंने कहा कि विजय चौक में कश्मीर से, दिल्ली से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक और दूर असम में, गुजरात में, हर जगह हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट लगातार देते रहेंगे। और इस वक्त मेरे जो संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहा है, उनका परिचय भी करवा देता हूं और एक बार सीधा उनके पास चलते हैं, जानने की ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीन पर क्या चल रहा है जानने के लिए। इस वक्त मेरे साथ मेरे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ रहे हैं। जी हाँ, कुमार आलोक मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से, जो 24 अकबर रोड पर है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र मिश्र। और इसके साथ साथ मेरे साथ धीरज पटना बीजेपी मुख्यालय में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ ऋषि कुमार, चुनाव आयोग, जो दिल्ली में चुनाव आयोग अशोक रोड पर, वहां पर मौजूद हैं। और साथ साथ आयशा खानम जो है दक्षिण में बैंगलोर में मौजूद है। सबसे पहले मैं चल रहा हूं ऋषि कुमार, आपके पास आ रहा हूं। ऋषि, ये जो काउंटिंग की प्रक्रिया आपसे कुछ देर में शुरू हो जाएगी, जिस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, उसको लेकर क्या माना जा रहा है कि लगभग कितने बजे तक तस्वीर हमारे सामने साफ हो जाएगी, एक मोटी तस्वीर देश की आ जाएगी कि दरअसल देश में चुनाव में जनता का मन कहां गया? बेहद महत्वपूर्ण 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुआ, उसके बाद आज का दिन इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज ही के दिन परिणाम को देख लेंगे। जहाँ तक चुनाव के बाद जो मतगणना है उसके पूरे थोड़ी सी प्रक्रिया को समझ लें तो कल हमने देखा था कि मुख्य चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया था और बताया था कि किस तरीके से पारदर्शी तरीके से जो मतगणना है उसको संपन्न कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले 3 चरणों में हम कह सकते हैं कि ये मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे और पोस्टल बैलेट का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। अगर मान लीजिए पोस्टल बैलेट में समय लग रहा है या उसका प्रोसेस चल रहा है तो उसी के साथ जो समय ईवीएम के लिए तय किया गया है उसमें ईवीएम भी अपने परिणाम देना शुरू कर देगी। और आखिरी में जैसे कि हम जानते हैं तीसरे तरीके से जो मतगणना है उसमें वीवीपैट और ईवीएम की जो मिलान है, पर्चियों का जो मिलान है, 5 रैंडमली सेलेक्टेड जो
वीवीपैट है उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो 3 माध्यम होंगे जिसके माध्यम से मतगणना होगी। लेकिन इन सबको जिस तरीके से विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष ने जिन जिन लोगों ने चुनाव आयोग के सामने मतगणना से पहले जो अपना रिप्रेजेंटेशन रखा था कि क्या क्या होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को चुनाव आयोग ने मान लिया है। चाहे वो हर एक राउंड की मतगणना के आंकड़ों के हिसाब से उनका डिस्प्ले होना चाहिए या सीसीटीवी के दौरान उसमें कवरेज उसमें उसको शामिल किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग ने, चूँकि ये पहले से ही हो रही थी, लेकिन बाद में जब राजनीतिक दलों के द्वारा इसे एक मांग के रूप में रखा गया तो उसमें उसको भी उन्होंने शामिल कर लिया और उन्होंने कहा कि हम इसे शामिल कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। जी नहीं ऋषि, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जो कुछ विपक्ष ने कहा था, चुनाव आयोग ने उसकी तमाम बातें मानते गए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। चुनाव आयोग बार बार ये बता रहा है कि भाई जो आपके एजेंट्स होंगे उनके लिए क्या बुकलेट है, उनको कैसे करना है, उनको एक एक चीज दिखाई जाएगी, वो खुद भी देखें, ये सब कुछ कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं दिख रहा है। अभी भी आज सुबह भी, अगर कल रात को भी कहे भूपेश बघेल, उन्होंने जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे उसका भी चुनाव आयोग ने जो है संतोषजनक जवाब दे दिया था। उसके बावजूद भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग जो कह रहा है वो ठीक नहीं है, हमारा ये कहना है वो कहना है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि चुनाव आयोग इस बात को समझ रहा है कि एक बार फिर से चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट, अगर ये एग्जिट पोल के अनुमान के नतीजे अनुमान की तरह नतीजे रहते हैं तो चुनाव आयोग को डिस्क्रेडिट करने की, ईवीएम पर सवाल उठाने की कोशिश जो है एक बार फिर विपक्ष की ओर से इसकी तैयारी कर ली गई है। देखिए अशोक, जहाँ तक चुनाव आयोग के द्वारा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यही कहा कि हम जो 5वां एम था उसको समझने में नाकाम रहे, क्योंकि इसी में आप एक अफवाह के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप अफवाहों का गुब्बारा ऊपर फैलाते हैं जो कि किसी भी आधार पर सच नहीं है, तो उसको हमें समय दर समय उसको समय जरूर लगता है, लेकिन हमें उसकी हवा निकालनी पड़ती है। अब जैसे आपने बताया कि भूपेश बघेल के द्वारा जो ईवीएम के मिलान की बात कही गई है, उन्होंने आरोप जो लगाया था कि ईवीएम का जो नंबर दिया गया है और दूसरा नंबर है, लेकिन इसका तत्काल वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो संज्ञान लेते हुए बताया और पूरी तथ्यात्मक उसमें रिपोर्ट उन्होंने शामिल की है, आयोग को भी रिपोर्ट भेजी है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। जब चीज़ें आप आरोप लगा रहे हैं और उसका जो जवाब है वो तथ्यात्मक तरीके से फैक्ट के रूप में आपके सामने आ रहा है, तो उसके बाद अगर आप कुछ कहते हैं तो ये आपका एजेंडा ही हो सकता है, क्योंकि आप सच के सामने कब तक टिके रहेंगे ये आपको देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, एजेंडा हो सकता है, एजेंडा तो अगर आपके पास कोई सच जैसा कि है आप बार-बार कह रहे हैं कि और एजेंडा जो है वो लगातार लोग महसूस कर रहे हैं कि एक एजेंडा बनाने की कोशिश तो हो रही है। मैं सीधे चलता हूं, शुक्रिया ऋषि आपका। मैं सीधे चलता हूं शैलेंद्र मिश्र के पास, बीजेपी हेडक्वार्टर में हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीजेपी हेडक्वार्टर, क्या माहौल है वहाँ? जाहिर सी बात है एग्जिट पोल के बाद बीजेपी जो है उत्साहित है बहुत और उनको लग रहा है कि मोदी का मैजिक एक बार फिर चल रहा है। लेकिन क्या, मैं फिर बार बार पूछ रहा हूं, क्या थोड़ा सा भी शक शुभ है या थोड़ा सा भी बीजेपी को लग रहा है कि जैसा राहुल गांधी, कांग्रेस दावा कर रही है 295 सीटों का, क्या थोड़ी सी भी बीजेपी को लग रहा है कि कहीं कुछ चूक हो गई तो फिर जो है मुश्किल हो सकता है? देखिए, कहीं इस तरह की कोई बीजेपी में चर्चा नहीं है। बीजेपी के नेता, रणनीतिकार ये मानते हैं कि एक प्रचंड जीत मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। हम जानते हैं कि नेहरू ने लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत के साथ शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस तरह के एक देश के नेता होने जा रहे हैं जो तीसरी बार पूर्ण बहुमत से शपथ लेंगे। देखिए, इसके 3 आधार बीजेपी कह रही है। पहली बात यह है कि उत्तर भारत में बीजेपी मानती है कि उसका जो शानदार प्रदर्शन रहा 2014 में, 19 में, वो कमोबेश बरकरार रहने वाला। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वहाँ पर बीजेपी 2019 का जो प्रदर्शन है वो दोहराने जा रही है। एक आध सीट इधर उधर उसकी अलग बात है। दूसरी बात बीजेपी मानती है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, केरल हो, वहाँ वो बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। हर राज्य में या तो खाता खुलेगा या फिर सीट बढ़ेगी। जहाँ पर पहले से ही खाता खुला हुआ था, तेलंगाना जैसे राज्य, वहाँ पर सीट बढ़ेगी। तमिलनाडु और केरल में खाता भी खुलेगा, तमिलनाडु में उससे आगे जा सकती है। तीसरी बात जो बीजेपी मानती है कि पूर्वी और पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्व की हम बात करते हैं, उड़ीसा, जहां बहुत कुछ कहा जा रहा है इस बार कि बीजेपी वहां पर विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, सत्ता में आ सकती है, विधानसभा में उस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और वहां से लोकसभा की संख्या
दुगनी हो सकती है, बीजेपी ये मान रही है। और साथ ही साथ हम बाकी जगह की बात करेंगे, उत्तर पूर्व की, वहां बढ़ सकती है। तो बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। सिर्फ इस बात को लेकर एक शंका है कि 370 पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बीजेपी ये मान के चल रही है, जैसा कि शैलेंद्र कह रहे हैं कि हम लोग जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। सीधा चलते कुमार आलोक के पास। कुमार आलोक कांग्रेस हेडक्वार्टर पे मौजूद है दिल्ली में। कुमार आलोक, क्या कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 295 सीटों की तो बात कर दी कि हमें इंडी गठबंधन को आएंगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि वो टेलीविजन पर चुनाव का प्रसारण न देखें, बल्कि कांग्रेस मुख्यालय में आए। क्या वहां पर क्या माहौल है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक वॉर रूम आप कह सकते हैं, या मीडिया के लिए या और कांग्रेसियों के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, इसके अलावा एसीज एंड कूलर्स लगे हुए हैं और एक अच्छा खासा यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कांग्रेस का कोई लीडर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, चाहे वो पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे वो पार्टी के जो बड़े नेता हों, यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं। शायद हो सकता है कि 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तब सारे लीडरान पहुंचेंगे, लेकिन जो जगदीश शर्मा, इस तरह के जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस की जो निचली पंक्ति के लिए जो लीडर हैं, वो पहुंच रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। उनके हाथों में होर्डिंग्स है, तरह तरह के बैनर्स है। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन सत्ता में आ रही है। जैसा कि आप बार बार दावा कर रहे हैं राहुल गांधी की 295 सीटें हम ला रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब काउंटिंग जब शुरू होगा तब यहाँ का माहौल क्या होगा। अभी तक जहाँ यहाँ मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा है, मीडिया कर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बजाय कि कांग्रेस के जो लीडर्स है वो काफी कम संख्या में है। मतलब मेरे समझ से लगता है 7:30 बजे के बाद आना शुरू करेंगे। ओके, तो 7:30 के बाद ऐसा कुमार आलोक बता रहे हैं कि लोग आना शुरू करेंगे। अभी कांग्रेस मुख्यालय पर वॉर रूम तो है, मीडिया कर्मी तो हैं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था वो अभी नहीं है, नेता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। तो पर उम्मीद कर रहे हैं, बहुत सुबह है, अभी थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे जो है कांग्रेस मुख्यालय में भी जमावड़ा लगना शुरू होगा। सीधा धीरज कुमार के पास चल रहा हूँ, इस वक्त पटना में बीजेपी मुख्यालय के पास धीरज इस वक्त हमारे साथ पटना में जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे बड़ा सवाल मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कल से जिस तरह के बयान पप्पू यादव ने दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह का भड़काऊ बयान, मैं सीधे सीधे कहूंगा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर जो है इस बार भी गड़बड़ हुई, इस बार भी अगर गड़बड़ करके जीते तो फिर जो है जनता ठीक से नहीं बैठेगी। मनोज यादव कह रहे हैं, मनोज झा कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, मनोज झा कह रहे हैं कि जो है हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये सब देखते हुए उत्तर प्रदेश के तो डीजीपी अलर्ट है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने यह बयान भी दिया कि हम स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं, हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन पटना में, बिहार में क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर, आप वहां क्या देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, जो बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी विपक्ष की तरफ से आना शुरू हो गया है। और अभी जो राजनीतिक बयानबाजी है इसको थोड़ा सा अगर हम पहले देख सकते हैं, जबकि सारण में लोकसभा चुनाव के दिन, जबकि शाम के वक्त एक घटना होती है कि शाम के वक्त रोहिणी आचार्य मतदान केंद्र पर पहुंचती है और जिस तरीके से वहां पे एक तरीके से जो जनता को उकसाने की कोशिश करती है और जनता उनके बहकावे में आती भी है और उसका परिणाम अगले दिन निकलता है कि वहां पे कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। उसके बाद हम सारण के बाद हम पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट को भी देख सकते हैं कि मतदान के अंतिम चरण में जिस तरीके से पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव के दिन रामकृपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ जो उनका विजिट चल रहा था पोलिंग बूथ पर, और जो मसौढ़ी का इलाका है, पटना का इलाका, मसौढ़ी के इलाके में किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी होती है, लाठी चलते हैं, डंडे चलते हैं, तो इस चीज को देखा जा सकता है बिहार के चुनाव परिणाम में। और अगर हम स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो दोनों पार्टियों के लिए, चाहे हम इंडी गठबंधन की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, तो इंडी गठबंधन के लिए जरूर बिहार में करोड़ मरोड़ की चुनौती है। और जिस तरीके से जो चुनाव, जो 7 चरण में यहाँ मतदान हुए हैं, 7 चरण में ये देखा गया है, लेकिन इसमें एक बात जरूर देखने लायक है कि इसमें कुछ सीटें जरूर हैं, कह सकते हैं कि 8 से 10 सीटें जहां की दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। तो दोनों चीजें देख सकते हैं, करोड़ मरोड़ की स्थिति इसलिए भी है, सी बात है, और चुनाव में कड़ा मुकाबला होना भी चाहिए। और थोड़ा सा लग सकता है 8 से 10 सीटें हैं जहां पर जी मैं आऊंगा आपके पास। शुक्रिया आपका धीरज। आयशा खानम के पास चलते हैं। आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ सीधा बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। आयशा,
कर्नाटक में, दक्षिण भारत में बीजेपी विधानसभा चुनाव हारी थी, एग्जिट पोल जो है वहां पर सही साबित नहीं हुए थे। इस बार कर्नाटक का मूड क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल के साथ दिख रहे हैं कर्नाटक का मूड, या फिर इस बार भी कर्नाटक में भी कुछ उलटफेर हो सकता है? जी देखिए अशोक, कर्नाटक में बीजेपी कर्नाटक में दक्षिण भारत का द्वार बना चुकी है। देखिए यहीं से बीजेपी की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, तो बीजेपी निश्चिंत है कर्नाटक में, क्योंकि बीजेपी को इस बात की पूरी उम्मीद है। कर्नाटक में लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अलग तरह से वोटिंग है, स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग होती है, और लोकसभा चुनाव में जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग होती है। और यहाँ पर हमने देखा प्रचार के दौरान बीजेपी ने एक तरह से मोदी लहर क्रिएट करने में कामयाब रही, और एक तरह से क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए रखी प्रचार के दौरान। जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर अपीजमेंट को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते रहे और प्रचार के दौरान भी ये बातें सामने आई, तो साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर बीजेपी ने जो संख्या लेकर चल रही है, बीजेपी प्रचार के दौरान भी बीजेपी का कहना था कि कम से कम 22 से 23 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है। तो बीजेपी इस बात से निश्चिंत है कि ये जो नंबर है उनके खाते में आ सकता है। और देखिए दूसरी तरफ खास बात यह है कि ये कर्नाटक जो है एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होम टाउन है, यानी कलबुर्गी से वो आते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चुनाव के जो नतीजे आएंगे ये निर्णायक होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की दिशा तय करने के लिए। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद जो कलबुर्गी से चुनाव मैदान में हैं, उनकी हार या जीत पर भी निर्भर होता है कि किस तरह से कांग्रेस अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाती है और कितने सवाल खड़े हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये चुनावी नतीजे जो है कर्नाटक में, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। आने वाले दिनों में देखना बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि कांग्रेस की सरकार के लिए भी अग्नि परीक्षा है। और दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से आते हैं, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं उनके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। और बहुत से लोग कह चुके हैं कि, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो कांग्रेस जो है एक बलि का बकरा ढूंढेगी। क्या वो बलि का बकरा, अगर एग्जिट पोल जो है उसी लाइन पर जाते हैं, तो क्या वो बलि का बकरा मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? ये सवाल भी है। सीधा इस वक्त मैं चल रहा हूं ओडिशा में, भुवनेश्वर में। ओपी यादव हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ओपी यादव, भुवनेश्वर में जो है बीजेपी ये दावा कर रही है, एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी न सिर्फ वहां पर बड़े मार्जिन से जीत रही है, बल्कि वहां पर सरकार बनाने की सिचुएशन में भी है। ग्राउंड पर आप हैं, क्या कुछ देख रहे हैं वहां, जरा बताइए। जी, अभी हम भुवनेश्वर के बीजेपी ऑटोनोमस कॉलेज में मौजूद है। यहाँ पर भुवनेश्वर के लिए लोकसभा की मतगणना होनी है। यहाँ बीजेपी से अपराजिता सारंगी चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेडी से मनोज राउत और सैयद यासिर कांग्रेस से प्रत्याशी है। पिछली बार 2019 में भी यहाँ पे जो अपराजिता सारंगी वो जीती थी। अगर मैं बात करूँ पूरे उड़ीसा की, तो यहाँ 21 लोकसभा सीटें, 21 में से 8 बीजेपी के पास थी और 12 बीजेडी के पास और 1 कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार जिस तरह हमने देखा चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने लगातार 9 से अधिक यहाँ रैलियां और सभाएं की, उससे न केवल माहौल बदला बल्कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ जो जनमत था वो बीजेपी की ओर आता जाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में उमड़ी और जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जज्बा और जुनून हम देख रहे हैं बीजेपी पार्टी कार्यालय में भी अभी सुबह सुबह हमने भारी भीड़ देखी, उससे निश्चित तौर पर यह पता चलता है कि इस बार न केवल बीजेपी इस आंकड़े को दुगना करने की कोशिश करेगी लोकसभा में, बल्कि जो 147 विधानसभा सीटें हैं उनमें पिछली बार बीजेपी के पास मात्र 23 सीटें थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है और भाजपा को पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ राज्य में न केवल सत्तासीन होगी बल्कि जो डबल डिजिट का आंकड़ा इनका जो 8 है उससे 16 से ऊपर जाने की लोकसभा में भी पूरी कोशिश करेगी। इसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर जो सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेडी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ था, बीजेपी का मूड जो है वहां पर एकदम जो है वो कह सकते हैं विजय का मूड है और बीजेपी को लग रहा है कि वहां पर जो है बीजेपी बड़ी जीत के साथ बढ़ेगी। मेरे साथ यहाँ पर जो मेहमान है, शायद एक और संवाददाता भी मुझे अगर हमारे कोई और संवाददाता, लेकिन मैं संवाददाताओं के पास उससे पहले एक बार फिर यहाँ पर जो मेरे साथ रामेंद्र जुड़े हैं, चलिए एक बार लखनऊ जल्दी से चढ़ता हूँ। रामेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से रामेंद्र जुड़े हैं। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर जो है क्या लग रहा है? खास करके मैं फिर कह रहा हूं कि वहां पे डीजीपी ने कल कहा है कि इस तरह के संकेत मिले हैं कि वहां पे कुछ माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, वहां पर जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टियों के जो है क्या मूड वहां पर दिख रहा है? ओके, चलिए रामेंद्र अभी नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे धर्मेंद्र यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश
80 सीटें हैं, इंपॉर्टेंट बात है। क्या लग रहा है आपको कि ईवीएम अब कुछ देर में हो जाएंगे? और जो एग्जिट पोल है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं करता, आप लोग बार बार एग्जिट पोल को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। सवाल यह, उसके पहले भी सर्वे आए थे और वो सर्वे भी दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश का मूड किधर है, उसी लाइन पर एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि आप जमीन पे मजबूती के साथ खड़े हैं? अशोक जी, मैं अभी आपकी रिपोर्टिंग ही सुन रहा था और आपके बहुत सारे रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि जो लड़ाई है बहुत कांटे की लड़ाई है, बहुत टक्कर की लड़ाई है। तो अगर लड़ाई टक्कर की है तो वो रिफ्लेक्शन उसमें एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे भी अपने एग्जिट पोल है और उसके हिसाब से हम लोगों ने जो 80 लोकसभा सीटें हैं, हमारे हर बूथ पर तकरीबन 100 कार्यकर्ता हैं और उसके बाद जो हमारे वोटर्स हैं, हमने खुद भी अपना सर्वे कराया है। उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिला के कम से कम मिनिमम सीटें, न्यूनतम 50 सीटें जीतेंगे। उसके आगे का भी आंकड़ा कितना भी जा सकता है और इसका तथ्य मेरे पास आपके लिए ये है कि अगर एक लास्ट में मेरी बात पूछ रहा हूं सर, आपने कहा 50 है, आपने कहा 50 से ऊपर, अखिलेश जी ने कहा 80 तक जा सकता है। मिनिमम मैंने 50 कहा, मैंने कहा मिनिमम हम 50 तो जीतेंगे, उसके आगे कितना भी जा सकता है, वो 80 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है। उसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। यादव जी, बधाई आपको, कम से कम आपने ये तो स्वीकारा कि 79 जा सकता है, क्योंकि अखिलेश जी ने तो वाराणसी भी जीत ली थी। बहरहाल जी, नहीं, मैंने कहा कि 50 मिनिमम जीत रहे हैं, उसके आगे हम 79 और 80 भी जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखिए, आप सहारनपुर से शुरू करके गाजीपुर तक अगर चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर बनारस से लड़ रहे हैं तो बनारस के आसपास की जो सीटें हैं, चाहे चंदौली हो, चाहे आपकी आजमगढ़ की सीटें हो, चाहे आपकी देवरिया की सीटें हो, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। अगर आप गोरखपुर में चले जाएंगे, गोरखपुर के आसपास की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। आप मथुरा चले जाइए, मथुरा की सीट में 14% का पोल ड्रॉप हुआ और भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता की वजह से ऐसा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी मथुरा भी नहीं जीत पा रही है। अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है, आपके मेरठ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सीट कौन सी जीत रही है और किस आधार पर जीत रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या नेता हो इस बात को सुन रहे हो, अपने आधार को जनता को बता दें। मैं अपने आधार को बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है अभी आएंगे मेरे साथ नेता, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन प्रदीप, एक मिनट प्रदीप, ये जो बात कह रहे हैं 50+ की बात कर रहे हैं कि 50 सीटें, आपका एग्जिट पोल ऐसा नहीं कहता। वो कहते हैं कि हमारा एग्जिट पोल, हमारे जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, वो ये कहते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने एक बात कही जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि कांटे की टक्कर तो है, कई जगह पर है। और जिन सीटों की ये बात की, ठीक है, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आसपास की सीटों पर कह रहे हैं चुनौती है, अयोध्या में कह रहे हैं चुनौती है, मेरठ में चुनौती है, पश्चिम के कुछ सीटें जो हैं जो बीजेपी का एक तरह से, वहां पर बीजेपी के लिए कुछ चुनौती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जमीन का असेसमेंट करेंगे तो क्या वहां पर आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लेता है तो एक कन्फर्मेशन, एक थोड़ा बायस आ जाता है। हर पार्टी जो है वो एक थोड़े बायस के जरिए चलती है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर भी जब समाजवादी पार्टी का खुद का आकलन था तो वो था कि वो 200 सीट से ज़्यादा लेके आएंगे, पर नतीजे उल्टे आए। तो ज़मीन पे जब हम लोग जाते हैं या कब कोई एक न्यूट्रल व्यक्ति जाता है तो जनता ज़्यादा खुलकर बात कर पाती, पहली चीज़। दूसरी बात, हाँ, कई सीट्स पे लीड मार्जिन जो है वो कम हो सकती है, जिसमें 2 लाख है उसमें 1.5 लाख हो सकती है, 1.5 लाख में 1 लाख हो सकती है। पर कई सीटों के अंदर जो विपक्ष ने भी कम लीड मार्जिन से जीती है, उसमें भी कम लीड मार्जिन से बीजेपी जीत सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई लीड मार्जिन कुछ सीटों की बहुत कम होगी तो ओवरऑल कांटे की टक्कर होगी। सीटों का जब आप आंकड़ा देखेंगे और ओवरऑल वोट शेयर आप बीजेपी का देखेंगे और समाजवादी पार्टी का देखेंगे, मेरा जितना आकलन कहता है एनडीए 50% के अराउंड रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर वोट शेयर। और अगर बीजेपी की सीट देखेंगे तो 60 सीट्स वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्रॉस करेगी। 70 भी जो है एनडीए क्रॉस कर सकती है, क्योंकि इतना जो गैप नहीं है कि सीट विपक्ष कन्वर्ट कर पाए। ये है क्लोज मार्जिन सीट जो बीजेपी ने जीती थी, ये है क्लोज मार्जिन सीट जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, ये है क्लोज मार्जिन सीट जो कांग्रेस ने जीती थी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ने क्लोज मार्जिन सीट जीती। मोटा मोटा चुनाव मोदी जी का चुनाव है। आप 2 घंटे रुक जाइए, अभी 7 बज रही है, 9 बजे से आपके ईवीएम शुरू हो जाएंगे, 11 बजे अशोक जी हम बात करें। वो बोलते हैं कि भाई कितने जो है चीजें हैं वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। विजय कौशिक, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदीप भाई जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना एक नैरेटिव बना रखा था, लेकिन कहते हैं कि अति विश्वास कई बार आदमी के लिए दुखदाई साबित हो जाता है। मोदी जी ने जो कहा कि इस बार 400 पार, ऐसा ही एक नारा इन्होंने हरियाणा में दिया था कि इस बार 75 पार, लेकिन 40 पर आकर अटक गए। हालांकि इसके फायदे होते हैं। फायदे ये होते हैं कि विरोधियों पर दबाव की स्थिति बनती है, जनता में गफलत की स्थिति बनती है। लेकिन एक चीज़ हमारे पक्ष में गई इस बात को लेकर कि हमने जनता के बीच में जाकर हर जगह एक ही बात कही कि भी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार,
जबकि उनका ये जो कैंडिडेट है ये ना तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है और इसने लूट मचाकर हजारों करोड़ रुपए भी कमा लिए हैं। इसलिए मोदी जी अगर 100-150 सीटें हार भी जाएंगे देश में तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादातर क्षेत्रों में मैंने आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का चुनाव आम जनता ने लड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सेक्टर एरिया है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे हरियाणा का हो, वहाँ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन जहाँ कॉलोनियों की बात आई है वहाँ पूरी कांटे की टक्कर रही है। गांव देहात में हमें एक तरफा वोट मिले हैं। सर आप जो बात कह रहे हैं वो कैंडिडेटों को लेकर आप जो बात कह रहे हैं मैं रामकृपाल जी से उस पर लूंगा, लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस का चुनाव जो है वो आम जनता ने लड़ा है, लेकिन जो ओपन एआई कंपनी है जो चैट जीपीटी वाली, वो ये भी कह रही है, उसके जो ओनर है वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का चुनाव कुछ विदेशी शक्तियों द्वारा भी प्रभावित करने की कोशिश हुई है। ये भारत में नहीं कोई कह रहा, बल्कि भारत के बाहर एक अमेरिकी जो है जो ओपन आई कंपनी है उसके मुखिया ने कहा है, और बड़े प्रमाण के आधार पर कहा है। मोदी जी के पास तो पेगासस से पता लगा लेना चाहिए। सर वही तो बात है कि आप पेगासस को बात कहते हैं, लेकिन पता चलता है कि इजरायली कंपनी तो आपके लिए काम कर रही थी। ये भी एक नैरेटिव है मुझे लगता है। इजराइल में भारतीयों को मारने के लिए तो मोदी सरकार भेज रही है। रामकृपाल जी एक बात जो है जो विजय कौशिक ने कही उसका एक निचोड़ ये निकलता है कि बहुत सारी सीटों का जो बात विजय कौशिक ने की उससे थोड़ा सा मैं इतर जाते हुए एक बात कहूंगा, थोड़ा सा सहमत होते हुए, कई जगह पे जहां बीजेपी कैंडिडेट्स को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी थी तो लोगों को लगा कि भाई 400 सीटें तो आ ही रही हैं, अगर हमारा कैंडिडेट जो है जिसने हमारे लिए नहीं किया इससे लेकर नाराजगी है, अगर इसको हरा भी देंगे तो भी मोदी जी तो सरकार बनाएंगे, अच्छे मार्जिन से बनाएंगे। क्या ये फैक्टर रहा है? देखिए अशोक जी, पहली बात तो यह है कि राजनीति में जो भी है चुनौतियां उसको 24 घंटे रहती हैं, वो कोई भी पार्टी हो। और ये कहना कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, जनता चुनाव नहीं लड़ती है, वकालत पार्टियां करती हैं, जनता फैसला सुनाती है, जनता जज होती है। और एक बात मैं कहूँ, इस देश में आप समझ लीजिए, परिवार में अगर राजनीति को समझना है तो परिवार से समझिए। डिसेंट और रिबेलियन यानी नाराजगी और विद्रोह। नाराज तो बेटा भी बाप से रहता है, बाप भी बेटे को रोज कहता रहता है निकल जा घर से, लेकिन जिस दिन वो घर से निकल के जाता है सबसे पहले थाने में जाता है कि बेटा लौट आओ, अब कभी नहीं डांटेंगे। तो मैं कहता हूं कि नाराजगी विकल्प में तभी बदल सकती है जब आपके पास कोई उससे बेहतर विकल्प हो। वरना अज्ञे जी की एक लाइन है कि मतदाता का जीवन फैसला लेना बहुत आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता। हम बहुत परेशान हैं। परेशान लोग नेहरू जी के ज़माने में भी होते थे। नेहरू जी का अखबार नहीं पढ़ते थे, अखबार वो पढ़ते थे जो नेहरू जी को आलोचना करे। यानी नवजीवन और नेशनल हेराल्ड कभी नहीं पढ़े गए, लेकिन वोट वो नेहरू जी को देता था। तो भाई मेरा ये कहना है कि जो आप लोग नाराजगी उससे निदा फाजली की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो उसने वोट किसको दिया है? तो आप यूं समझिए, अगर आप इस लायक नहीं हैं कि मोदी को रिप्लेस कर सके तो चाहे मजबूरी ही सही, वो जानता है कि बिना सरकार के देश तो रहेगा नहीं। और एक शब्द और कहूंगा, जो साउथ की बात आप पूछ रहे थे, मोदी इस बात को जानते हैं कि इंसान के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, पेट और पहचान, और उन दोनों का ख्याल रखा है। आज जो तमिलनाडु में, केरल में नॉक करके आपको देख रहे हैं दरवाजा खुल रहा है, उसका यही है कि मोदी जी ने पेट का भी ख्याल रखा, 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, और पहचान, तमिल भाषा की इज्जत, तमिल संस्कृति की इज्जत, प्रतिष्ठा। और इंसान को क्या चाहिए? काशी तमिल संगम। मेरा ये कहना है कि मेरी जिसको आप कहते हैं विरासत और विकास, मैं उसको कहता हूँ पेट और पहचान, बल्कि उसको साधारण शब्दों में कहिए नाभि और नाक। जब नाभि पेट भर जाता है तब नाक की बात आती है, और मोदी जी इन दोनों का ख्याल करते हैं, इसलिए मोदी सफल होते हैं। प्रदीप, ये अगर विपक्ष एक चेहरा देता तो आपको लगता है ये चुनाव और ज्यादा क्लोज होता और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता? देखिए, अगर उस चेहरे में उतनी क्रेडिबिलिटी होती तो
बात दरअसल क्या है कि चेहरे के ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज की स्थिति के अंदर जैसे रामकृपाल यादव जी कह रहे थे, मैं आपको जमीन पे बताता हूँ। मैं चोरीलाम जैसे एक आदिवासी क्षेत्र में गया त्रिपुरा के अंदर, वहां पे दूर दराज पहाड़ी आदिवासी इलाकों के अंदर 70 साल तक घर नहीं बने थे, वहां घर बने। फिर मैं एक रैली के अंदर था, वहां पे मुर्मू खाते हैं जो छोटे वो चुरमुरू होते हैं, तो मैंने बोला भाई 200 का चेंज 200 रुपए ले लो, कितने का? उसने बोला खीरा की बात तो 30 है। बोला भैया क्यों 200 दे रहे हो, यूपीआई कर दो। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो यूपीआई यूज कर रहा है। साउथ के अंदर आप चले जाइए, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं तमिलनाडु के विलेज में था, उन्होंने वहां पे दिया तक लगाया। तो संस्कृति हो गई, इंसान को, गरीब आदमी को इज्जत देने की बात हो गई और उसके जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन करने की बात हो गई। और एक बात बोलूंगा, नरेंद्र मोदी एक एवर एक्सपैंडिंग लीडर है। 2014 में 90% सीट्स उन्होंने 60% ज्योग्राफी से जीती थी। 2019 में वो ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया और 2024 में वो और बढ़ने जा रहा है। बंगाल जहां पे वो नंबर 2 पार्टी थे, वो नंबर 1 होने वाले। उड़ीसा जहां नंबर 2 पार्टी थे, नंबर 1 होने वाले। मतलब वो कंटिन्यूअसली देश की जनता के साथ रीच करते रहते हैं, उनका डायरेक्ट संवाद है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, इसीलिए उनका ज्योग्राफिकल बेस इतना बड़ा। और एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, अगर नरेंद्र मोदी जी ये ऐतिहासिक रूप से आज कर लेते हैं तो दुनिया के पहले ऐसे लीडर बनेंगे जिन्होंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म में अपना वोट शेयर बढ़ाया, पूर्ण बहुमत बढ़ाई और साथ में अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी वोट शेयर बढ़ाया। ये ना रूजवेल्ट कर पाए, ना मर्केल कर पाई, ना देश में जवाहरलाल नेहरू कर पाए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का। और इस वक्त मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। आज तो नतीजों का दिन है, आज तो कुछ देर में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी, तो आप कॉन्फिडेंट हैं? लग रहा है कि जो एग्जिट पोल है उसी लाइन पर जा रहे हैं? देखिए, अब चंद घंटों की बात रह गई है, मगर सामान्यतः एग्जिट पोल जितनी बार भी हुए हैं, संख्या में उनसे गलतियां थोड़ी हुई हैं, मगर दिशा में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। या फिर बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही होती कि 1-2 सीट आगे पीछे तब कोई कह सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम 360 डिग्री का टर्न हो गया हो। इसलिए हम आशा करते हैं, और हमारी तो जैसे अब हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि उनका अपना असेसमेंट है, तो हमारा अपना असेसमेंट है कि जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है, इससे अधिक सीटें वास्तविकता में आएंगी। और पिछले करीब 30 वर्षों से, जब से ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आ रहे हैं, तब से विद एन एक्सेप्शन ऑफ 2004 भारतीय जनता पार्टी को जितनी भी सीटें दिखाई गई हैं, ऑन एन एवरेज उससे ज़्यादा मिली है। 2019 में केवल एक पोल को छोड़कर किसी ने हमें 300 नहीं दी थी। 2014 में 272 से ऊपर हमें कोई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं ऑन द लाइटर नोट एक बात कहना चाहूँगा। प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि मोदी जी ने लगातार अपना वोट शेयर भी बढ़ाया है और सीटें भी बढ़ाई हैं, बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे वो भारत के ही नहीं, विश्व के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं कर पाए। थोड़ा संशोधन करने, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बड़ा कमाल किया था कि पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे तो 0 वोट पाके बने थे, तो दूसरी बार कुछ तो वोट पाके बने ही थे। तो जितना बड़ा क्वांटम जंप उन्होंने पाया था, उतना तो कोई दुनिया का प्रधानमंत्री पा ही नहीं सकता था। देखिए सुधांशु जी, एक चीज में अब जैसे आप भी 2 घंटे में सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या आज भी आप एग्जिट पोल छोड़ दीजिए, मैं आपका एग्जिट पोल भी पूछूंगा, लेकिन क्या आज भी आप कह रहे हैं अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में शानदार सफलता हासिल करने जा रहा है और हम 400 पार के लिए आश्वस्त हैं। और उसका एक कारण भी है। देखिए, कई कारण। एक, हमने गरीबों के लिए जो कार्य किया है, जिसको लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को जितना चाक चौबंद किया है, आंतरिक हो या बाह्य। तीसरा, जबरदस्त विकास किया है। चौथा, विदेशों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और पांचवां, शताब्दियों के बाद भारत का सांस्कृतिक जागरण, और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में। और इस कारण से मोदी जी की अपार लोकप्रियता, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई क्रिटिकल एनालिसिस करे तो इन 6 पॉइंट्स में एंड ओवर एंड अबव मोदी जी की लोकप्रियता। चलो भाई, भारत में आप कहते हो ये फलाना मैनेज्ड है, ढिमाका मैनेज्ड है, ये मॉर्निंग कंसल्टेंट भी मैनेज है क्या? मतलब पिछले कई सालों से कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जमीन पे अगर वो विपक्ष काम करता तो हम भी चाहते हैं कि विपक्ष एक मजबूत विपक्ष रहे, पर हवाई बातें करके, 2-4 पुरानी बातों में बयान देके और एक उग्रता उत्पन्न करके इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब जनता बहुत प्रबुद्ध हो गई। विजय कौशिक, जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जनता से किए हुए वादों को बाद में जुमला स्वीकार करने वाली पार्टी के लोग देश की जनता की आंखों में आज भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं डंका बज रहा है, भैया हमारा पड़ोसी बांग्लादेश हमारा विरोधी हो गया, नेपाल जो हमारा मित्र था वो हमारा दुश्मन हो गया, भूटान दुश्मन हो गया,
आपने कमाया क्या है? भूटान आपने हाँ बिल्कुल, भूटान, हाँ बिल्कुल, चाइना के साथ हाथ मिला चुका है। चाइना जी सुनिए, नेपाल ने तो अपने नोट के ऊपर जो भारत के कई क्षेत्र हैं वो दिखा दिए। एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल का मैं जवाब ले लेता हूँ, लेकिन जब आप ऐसी बातें करते हैं विजय जी तो मुझे ये याद आता है, एक समय था जब कांग्रेस की सरकारें थी और कश्मीर में क्या होता था, आज पीएमओ में हो रहा है। हरियाणा के युवाओं को इजराइल में मरने के लिए भेज दिया। हरियाणा के युवाओं से पूछा, भैया वहाँ युद्ध चल रहा है, क्यों नौकरी करने जा रहे हो? बोले यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि वहां जाकर युद्ध में मर जाएं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है अंग्रेजों के समय को क्रॉस कर गई। देश के ऐसे दुर्दिन ला दिए। मैं भूटान की बात से कतई सहमत नहीं हूँ, लेकिन नेपाल को लेकर कुछ समस्याएं आती हैं, बांग्लादेश को। इनकी विदेश के बारे में सोच समझी जा सकती है। चुनाव भारत में हो रहे थे और शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिख रहे थे। भैया बांग्लादेश के अखबार में कहा आर्टिकल लिख रहे थे, और आर्टिकल भी क्या, मोदी हैज टू गो। और सुनिए, ताली सिर्फ इधर से उधर नहीं बज रही थी, उधर से इधर भी बज रही थी। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, वो द फेमस फवाद चौधरी जिसने कहा था हमने पुलवामा तक घुस के मारा है, यानी खुद ही पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में खड़े होकर सबूत दे दिया था कि पाकिस्तान की सरकार इन्वॉल्व थी। वो कह रहा है कि राहुल गांधी, वो कह रहा है बीजेपी की सरकार हटनी चाहिए, उसके शब्द सुनिए, और मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लीजिएगा। क्या ये शब्दशः वही नहीं जो विपक्ष कह रहा था? और वो राहुल गांधी ने नेहरू जी के भी कसीदे पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि विदेश से, और मजे की बात सुनिए, ये जर्मनी से आ गया स्टेटमेंट कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पे, तो अद्भुत है भाई। ये बताइए, हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी पे नहीं आया। वो बड़ा राज्य है, वो बड़े नेता हैं, छोटे, ये मैनेजमेंट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक बात सिर्फ कहता हूं, जब से भारत में साक्षरता की दर 50% हुई है, उसी के बाद हमारी सरकार बनी है। और जो जो साक्षरता की दर बढ़ी है, जो जो मीडिया स्वतंत्र हुआ है, जो जो चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हुई है, त्यों त्यों भाजपा मजबूत हुई है। इसलिए जब से वोटर आइडेंटिटी कार्ड आया है, जब से बूथ कैप्चरिंग खत्म हुई है, कांग्रेस को कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं। मैं एक मिनट आपने एक मिनट रुकिए। जब सुधांशु जी आपने कहा जब से मीडिया स्वतंत्र हुआ है, लेकिन नैरेटिव तो कांग्रेस का ये है कि आपके राज्य में वो तो एग्जिट पोल को भी कह रहे हैं कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। फिर दूसरी बात ये भी है कि इस चुनाव को, जो आपने पाकिस्तान को बात कही, अभी जो है चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई, उसने जो कहा, आपको भी लगता है क्या इन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हुई है हिंदुस्तान के? देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं, ये चुनाव एक और मामले में बहुत गंभीर चुनाव था। ये विश्व के इतिहास का पहला चुनाव था और भारत के इतिहास का तो पहला, जहां पहली बार एक दूसरे देश ने, रशिया ने, कोई अखबार में नहीं निकला, रशिया की सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली ये बोला कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में जब जानकारियां मिलेंगी, जैसे अब 50 साल पुरानी केजीबी और सीआईए की जो डिक्लासिफाइड फाइल्स क्लासिफाइड हुई हैं, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है कि किस ढंग से 1960 और 70 के दशक में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सिर्फ मीडिया नहीं, सरकार, न्याय व्यवस्था, सब कुछ केजीबी के चंगुल में थी। और केजीबी से पैसा आता था कांग्रेस पार्टी को। मैंने कहा मित्रोकिंस आर्काइव, केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2। तो ऐसे हो सकता है 20 साल बाद पता लगेगा कि इस चुनाव में कौन कौन सी शक्तियां थीं जिन्होंने भारत की उस उभरती शक्ति, किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, मजबूत देश बन गए, तो दुनिया के क्षितिज पे बहुत से लोग तो भारत के अंदर ही नहीं बाहर भी, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं, वो जाने में या अनजाने में उसके टूल बन सकते हैं। वो अनजाने में भी उनके टूल बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे उनको पता है कि हम विदेश के हाथ में। जी अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर जा करके बोले कि इस देश में गांधी जी को, पूरी दुनिया में गांधी जी को कोई नहीं जानता था 75 साल पहले, अगर पिक्चर ना बनती तो गांधी जी को कोई जानता ही नहीं, ये उनकी राजनीतिक समझ है, ये विश्व पटल पर उनकी चमक है, ये आप जान सकते हैं। और किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में आपने नहीं देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों को घुसपैठिया बोल दे, वो भी रैली में जाके बोले कि इस देश में घुसपैठिया लोग हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग, किसी देश के नागरिक को किसी देश का प्रधानमंत्री ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कह के संबोधन करने वाला दुनिया के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। तो ये मोदी जी की अपनी समझ है। सीमा सुरक्षा की बात सुधांशु जी कह रहे थे, आप मुझे बता दीजिए, चाइना में रेजंगाला पोस्ट को नष्ट कर दिया चाइना ने,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उनसे पूछा तक भी नहीं कि जो 124 जवानों की शहादत थी, जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों के मुंह खट्टे कर दिए थे, आपने उस पोस्ट को क्यों रद्द कर दिया? अरुणाचल प्रदेश में कई सारे गांवों के नाम बदल दिए, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और जो जमीन कब्जा करके चाइना बैठा हुआ है भारत की, उसके बारे में बात नहीं करते। ये इनकी विदेश नीति है। दूसरी बात, बेटियों की सुरक्षा की बात, क्या विश्व पटल पर हम शर्मसार नहीं होते जब कठुआ जैसा कांड होता है? क्या मणिपुर जैसी घटनाएं, जब बेटी को निर्वस्त्र करके उसे घुमाया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, क्या हम दुनिया के पटल पे अपनी इज्जत बढ़ाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती हुई इज्जत हो सकती है, लेकिन इस देश का एक एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिन रहा है और इस चुनाव में उसका जवाब दिया है। सर वो रिस्पॉन्ड करेंगे डॉक्टर सुधांशु, लेकिन उससे पहले मुझे बार बार एक ही बात याद आती है, क्योंकि कई बार मेरी टेलीविजन शो में भी, जो दो टूक में भी आप लोगों से चर्चा होती है, आप लोग मणिपुर की हमेशा बात करते हैं, लेकिन संदेश खाली पर हमेशा शांत हो जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी देश को चुभती भी है, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी नहीं, चुभती उससे ज्यादा है। जानते क्या है, घटना कहीं भी हो सकती है और सरकारों को त्वरित प्रतिक्रिया करनी चाहिए, पर उससे ज्यादा वो बात चुभती है कि जब ये एनसीआरबी का डाटा आता है, कांग्रेस शासन में राजस्थान सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं, तो वहां का मंत्री मजाक उड़ाते हुए कहता है ये तो इसलिए हो रहा है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। जब कोई उत्तर प्रदेश में बलात्कार होने के बाद न्याय न मिलने पे 2 बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं लड़कों से गलती हो जाया करती है। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में क्यों हो रहे हैं, तो अशोक गहलोत का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि साहब ज्यादातर केस फर्जी होते हैं और 57 पॉइंट कुछ % का वो डाटा बोलते हैं। शर्म तो इसमें आनी चाहिए। कार्रवाई एक चीज है और मजाक उड़ाना ये एक चीज है। और विदेश नीति पे मैं बता देना चाहता हूं साहब, पता नहीं ये लोग आंकड़ा कहां से लाते हैं। भारत सरकार, भारत की सेना, भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। अब सुनिए चीन क्या कह रहा है कि भारत हमारे इलाके में घुसा हुआ है। अब सुनिए भाई, जब भारत और चीन, भारत की सेना, भारत का विदेश मंत्रालय, ये आपको कौन से ख्वाबों में वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं? हाँ, जमीन कब्जा थी और आज तो गूगल मैप का जमाना है। दिखाओ भाई कि 4 साल पहले गूगल मैप में ये चीज यहां पे थी, अब यहां पर वो है ना। गूगल मैप दिखाओगे तो पिछले 30 साल से नजर आ रहा है कि वो कहां पे। और गांधी जी पे जवाब देता हूं, देखिए ये नहीं कि गांधी जी को लोगों ने जाना, जैसे चाणक्य सीरियल आया, हम लोग जब बच्चे थे तो चाणक्य का नाम तो सब जानते थे, पर चाणक्य के जीवन के पहलुओं को हमारी पीढ़ी ने समझा। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गांधी जी का व्यक्तित्व इतना विराट था, तो कम से कम उनके जीवन के पहलुओं के बारे में दुनिया ने बेहतर ढंग से समझा। गांधी का नाम जानना और गांधी को समझना, और गांधी का नाम लगाना और गांधी के काम करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वैसे एक और बात भी कह दूं, आप कहते हैं कि गांधी जी को दुनिया ने जाना, तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि गांधी जी दुनिया, भारत में छोड़िए, अपनी पार्टी में कितने लोकप्रिय थे। अभी चुनाव हुआ कांग्रेस का, तो सोनिया जी की इच्छा थी कि खड़गे जी अध्यक्ष बने, तो खड़गे जी बन गए। सभी लोगों ने खड़गे जी को वोट किया, शशि थरूर ने विड्रॉ कर लिया। पर 1945 में अप्रैल के महीने में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा था, ये कैबिनेट मिशन प्लान में तय हो गया था। सारे कांग्रेस को पता था कि नेहरू जी चॉइस है गांधी जी की, मगर नेहरू जी को तो 0 वोट मिला। 1 वोट मिला पट्टाभिरमैया को, 1 मिला ये कृपलानी को, और बाकी सारे वोट पटेल जी को। और इसका वर्णन कांग्रेस अध्यक्षों ने अपनी किताब में किया कि उसके बाद वहां जब वोट निकाले गए तब कोई बदलने की तैयारी नहीं, गांधी जी को चिट देनी पड़ी। और सुनिए 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, गांधी जी कहते हैं पट्टाभिरमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और पट्टाभिरमैया हार गए। आप कल्पना कर सकते हैं सोनिया गांधी कहे कि अमुक कैंडिडेट की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, चुनाव हार। इसलिए कई बार यथार्थ और प्रोजेक्शन, तो मैंने सिर्फ 2 फैक्ट दिए हैं। दर्शक अपने विवेक से निर्णय ले कि मेरी बातें सही है। दर्शक अपने विवेक से निर्णय लेंगे, और लेकिन बड़ा निर्णय जो है वो देश की जनता का आने वाला है। कुछ ही देर में जो है काउंटिंग शुरू होगी, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे आपको लगातार डीडी न्यूज पर मिलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे देश में जो बदलाव जो दिख रहा है, यानी कि जो एक बार फिर से अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो क्या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। रामकृपाल जी से इस पर जोड़ेंगे, बाकी हमारे मेहमान भी अपनी बात रखेंगे के लिए छोटे से ब्रेक के बाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं
और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर और तो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. पूरा हुआ जनता का मतदान, खत्म हुआ चुनाव का सियासी घमासान। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भाई, दिल्ली की सत्ता पर किसका होगा राज। आखिर जनता देगी किसको वनवास? क्या एनडीए की फिर बनेगी सरकार या फिर इंडी गठबंधन करेगा पलटवार? 4 जून को मिलेगा इन सवालों का जवाब। पल पल बदलते मतगणना के रुझानों पर होगी पैनी नजर। होगा हर जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर। अरविंदर, और कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। अच्छा, वोट दिया इस बार? हाँ जी भैया, मैंने वोट दिया। मेरा वोट मेरी ताकत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते, तो रुझान कुछ भी हो सकता है, नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका विजय चौक से। इस वक्त हम आपको जुड़ रहे हैं जनादेश में, और जनता का जो आदेश है, जो जनादेश है, वो कुछ ही देर में साफ हो जाएगी तस्वीर और पता चल जाएगा 4 जून को 400 पार जो बीजेपी का नारा था वो कितना कामयाब हुआ, और जो इंडी गठबंधन कह रहा था, कांग्रेस कह रही थी कि हाथ बदलेगा हालात, उस नारे ने जमीन पर कितना असर किया। डॉन फिल्म का एक गाना मुझे याद आ रहा है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो वो घड़ी बस आ ही गई, कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होगी और अब आपको तमाम नतीजे और रुझान आपको लगातार बताते रहेंगे और उसका विश्लेषण भी करते रहेंगे। इस वक्त विजय चौक पर मेरे साथ एक पैनल है, ये भी बता दूं हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि कुछ देर में देश की तस्वीर जो है कैसी होगी, कैसी तस्वीर निकल कर आएगी, ईवीएम क्या प्रोजेक्ट करेगा, इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हैं, प्रदीप भंडारी है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक सैफोलॉजिस्ट, विजय कौशिक हैं कांग्रेस के नेता, और मेरे साथ रामकृपाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी, कुल मिलाकर ये जो है बीजेपी, ये मैं जो चाइना वाला एक फैक्टर यहाँ पर आ गया। कांग्रेस ने चाइना को लगातार मुद्दा बनाया चीन को लेकर, लेकिन इन चुनावों में कम से कम लगा कि चाइना जो है कहीं मुद्दा बना नहीं, वैसे नहीं बना, मतलब कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। क्या ये एक स्ट्रैटेजी थी या फिर एक चूक गया मुद्दा लगा आपको? देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि आप चाइना का नाम ले रहे हैं, तो जिस कांग्रेस चाहती थी वही चाइना का ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि मोदी इस बार 430 वो सीटें ग्लोबल टाइम्स में थी। और कल ही अभी बयान आया है कि मोदी अगर आते हैं तो चीन और भारत के रिश्ते और सुधरेंगे। एक बात कह रहा हूँ, वो भी जानते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहने वाला था, 72 साल की मेरी उम्र हो गई और करीब 60 साल मैं इस देश की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है एज ए कॉमन मैन। मैंने कभी इस तरह का भारत में एक डिवीज़न नहीं देखा जो इस बार था। वो डिवीज़न था बुद्धिजीवी और श्रमजीवी। आप उसको अंग्रेजी में कहिए क्लासेस एंड मासेस। जितना अभी मैं ये जो देख रहा था सोशल मीडिया पर पिछले 10 दिनों से या 15 दिनों से, आप जिस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, जिस तरह का हुआ, सारा इंटेलिजेंसिया जैसे लगता है कोई इंडिया अलायंस की तरफ खड़ा हो गया, और जो बाकी मासेस है वो साइलेंट है, वो अपना वोट देती है। और हमेशा ये रहा है कि जो क्लासेस सोचता है, नतीजा उसके हमेशा उल्टा आया है। मासेस का एक अलग होता है। तो मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए, एक चीज़ तो तय है, कांग्रेस ने कहा था बीजेपी को 200 सीटें आएंगी, खड़गे ने कहा, ममता ने कहा, सब ने कहा। मैंने एक जगह लिखा था कि मैं कांग्रेस के फोरकास्ट पर आगे का भविष्य देख रहा हूँ। मैंने कहा अगर 4 जून को 200 सीटें भी आती हैं
और ये नहीं भूलना चाहिए कि उड़ीसा और आंध्रा मोदी के साथ ही आएंगे, तो भी शपथ तो मोदी जी ही लेंगे, क्योंकि 186 सीट राजीव गांधी की आई थी जब ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले उनको निमंत्रण दिया था कि आइए सरकार बनाइए 89 में। उन्होंने मना किया, उसके बाद जाकर के कुछ हुआ है संविधान के तहत। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, तीसरी बार तो मोदी शपथ लेंगे ही लेंगे, रिजल्ट जो भी आए। और मैं हमेशा कहता हूं कि 14 से बेहतर 19 में किया, 19 से बेहतर 24 में आएगा। वो चाहे 305 आए चाहे 310, लेकिन 303 की फिगर क्रॉस होने जा रही है। डॉक्टर प्रदीप, देखिए, मैं एक कहना चाहता हूँ, बात ये जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की गई, अगर आप मोदी जी के गुजरात के कार्यकाल को भी देखेंगे, जब वो चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, वो सक्सेसिव इलेक्शंस के अंदर कोई उनका ज्यादा सीट शेयर या वोट शेयर कम नहीं होता था। तो ऐसा कहना कि बीजेपी पीक आउट कर गई है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर, ये लॉजिक नहीं है। मैं बड़ी बात इस इलेक्शन की टेक अवे अशोक जी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत देश के लिए काफी पॉजिटिव है कि इस देश का जो भाग्य है वो इस देश का एम फैक्टर, महिला फैक्टर निर्धारित कर रही है। पहले हम लोग कहते थे ये कास्ट स्विंग फैक्टर है, ये कास्ट स्विंग फैक्टर है, कास्ट बेस्ड नैरेटिव से हम लोग एनालिसिस करते थे इलेक्शंस का। अब हमें क्लास बेस्ड नैरेटिव से इलेक्शंस का एनालिसिस करने की जरूरत है। और इस देश के इलेक्शंस के अंदर महिला ने जहां वोट किया है, और आप जितने भी स्टेट इलेक्शंस भी देख लीजिए, वर्डिक्ट वहीं शिफ्ट हुई है। और इस बार जितना मैं जमीन पे घुमाऊं, जब हम लोग ने पोल किया था, इनफैक्ट 2019 में भी जब हमने सही किया था, हमने पाया था महिलाएं मोदी जी के साथ है। ग्रामीण इलाकों के अंदर 70% से ज्यादा महिलाएं कह रही कि भाई हमारा वोट तो मोदी को है, क्योंकि हमारे जीवन शैली के अंदर बदलाव हुआ है, भले वो पानी से हो, भले वो घर से हो, भले वो सड़क से हो, भले वो अकाउंट में पैसे से हो, हमें डिग्निटी मिली है। और अर्बन एरियाज के अंदर ये जो ग्लोबल एस्पिरेशनल की बात है, 60% से ज्यादा महिलाएं जो मोदी जी के साथ हैं। तो बेशक कोई भी नैरेटिव चले, जब 50% देश की इलेक्टोरेट का मेजॉरिटी शेयर आपके पास आता है, तो आप वो चुनाव हार ही नहीं सकते, एक लैंडस्लाइड से जीत सकते। दूसरी बात, एक एग्जिट पोल जो होता है अशोक जी, वो ट्रेंड दिखाता है। जनरली अगर अपस्विंग की तरफ ट्रेंड होता है तो अपस्विंग ट्रेंड से ज्यादा होती है, और अगर डाउनस्विंग की तरफ होता है वो डाउनस्विंग ट्रेंड से नीचे होती है। मेरा मानना है बीजेपी 40% का वोट शेयर क्रॉस करेगी, क्योंकि मोदी जी का अगर आप देखेंगे 31%, 37%, और अभी जितना समझ में आ रहा है 40% क्रॉस करने की पूरी उम्मीद है। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम विमेन जो है वो निर्धारित करी। आजादी के बाद से मेन निर्धारित करते थे, अब विमेन जो है वो ज्यादा महिला निर्धारित कर रही है। बड़ी बात है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, महिला निर्धारित, एक महिला वोट, लेकिन जो रामकृपाल जी ने भी कहा, बीजेपी को तो माना जाता था कि वो क्लासेस की, वो बुद्धिजीवियों की पार्टी है। रामकृपाल जी कह रहे हैं आज आप मासेस की पार्टी बन गए, और दूसरी तरफ जो एक बौद्धिक जगत है वो आपके खिलाफ ऐसा लगता है खड़ा हो गया। देखिए, रामकृपाल जी ने जो बात कही वो बहुत गंभीर सोचने लायक है। चुनाव होते हैं, जाते हैं, जो अटल जी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर देश का अस्तित्व मजबूत रहना चाहिए। जानते क्या हो रहा है? भारत को आज़ादी मिली 47 में, पॉलिटिक्स में एक्चुअल डेमोक्रेसी आई 77 में, क्योंकि उससे पहले तक चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। मगर क्या हुआ, जो इंटेलिजेंसिया था, जो बौद्धिक जगत था, उसमें जो एक छत्र साम्राज्य था, मोनोपोली थी, वो बनी रही सन 2000 तक। वर्नैकुलर मीडिया, या जिसको क्षेत्रीय मीडिया कहते हैं, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रतिष्ठान थे, उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के बाद दूसरी विचारधारा को स्थान मिलना शुरू हुआ। अब क्या हुआ है, 2014 के बाद आपने देखा होगा पहली बार जो राष्ट्रीय, जो लुटियंस जोन है, उसमें भी एक दूसरा विचार उभर के सामने आना शुरू हुआ है। तो अब समस्या क्या है, जैसे राजे रजवाड़ों की सत्ता जा रही थी, जमींदार जागीरदारों की सत्ता जा रही थी, तो उन्हें इस बात को गवारा होना बड़ा मुश्किल था कि कैसे ये लोग जो मेरे आगे नीचे खड़े थे वो मेरी बराबरी पे आ रहे हैं। तो आज ये मैं देख रहा हूं, ये इंटेलिजेंसिया में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। तो जिन लोगों का एक छत्र वर्चस्व था, उनके दिल में पीड़ा हो रही है। मैं इसे एक सकारात्मक संकेत मानता हूं, मगर जिस प्रकार की उग्रता दिखाई जा रही है, ये जानते क्या हो रहा है? एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी, 2-3 चीजों पर टिकी थी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म के आधार पर सरकार, और सरकार में करप्शन। और उसके बाद सरकारें आती रहेंगे, तो सब लोग ये मान रहे थे बाय डिफॉल्ट, अरे एक बार आ गए दूसरी बार चले जाएंगे। अब उनको एहसास हो रहा, नहीं भाई ये तो जम गए। जैसे पीक वाली बात क्या थी, हम बचपन से सुनते आ रहे, 89 के इलेक्शन में 86 सीटें पीक हो गई, 91 के इलेक्शन में 120, अरे बस इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 96 में 160, अरे अब तो हिंदी हार्टलैंड में पीक हो गई, 98 में 182, अरे तुक्का लग गया, फिर 99 में 182। ठीक है, हम 2004-5 में नीचे आए। अब जानते क्या हो रहा है, जो लोग ये मान के चलते थे मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप एक बार सरकार आएगी दूसरी बार चली जाएगी, पर मोदी जी ने आने के बाद
एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बदल दिया। तो अब उन्हें हकीकत में सत्ता अपने हाथ से लंबे समय तक जाती हुई नजर आ रही है। वो छटपटाहट है वही जो जागीरदारों को थी, वो वोट के जागीरदारों को वो छटपटा नहीं। लेकिन सुधांशु जी, एक मुझसे एक सवाल उसके बाद मैं आता हूँ। ये जो ओवरऑल आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कई जगह पे इसमें पैचेस भी हैं। अगर बिहार की बात करें, वहाँ एक पैचेस है, वहाँ जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं एनडीए वहाँ पर 10 से ज़्यादा सीटें लूज कर सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी प्रदीप से बात हो रही थी, हो सकता है कि आप लोग पिछली बार से ज़्यादा आंकड़ा पड़ा, लेकिन ये भी हो सकता है कि 60, 62, 64 के आसपास सिमट कर रह जाए। महाराष्ट्र में भी लोग बता रहे हैं कि वहाँ भी उस तरह का जो है शायद मैंडेट ना मिले, हालांकि एग्जिट पोल कह रहे हैं। तो कुछ पैचेस भी हैं क्या, वो आप लोगों ने जो सिलेक्शन किया कुछ पार्टनर्स का, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आपके कई पार्टनर्स आपके ऊपर भारी पड़ गए, चाहे महाराष्ट्र या बिहार की बात। देखिए, जब दीर्घकालिक राजनीति देखें तो सीटों के साथ प्रतिशत भी देखना चाहिए। उदाहरण के लिए दिल्ली में हमारी 7 सीटें आई और हमारा मत प्रतिशत 38-39 पर विद्यमान था। हम लोकसभा में 7 लोकसभा ले आते हैं। हम कर्नाटक हारे पर हमारा मत प्रतिशत 38% था। बिहार में हम लगातार बढ़ रहे हैं। और एक बात, चूंकि आजकल इलेक्शन के बारे में बहुत कही जाती है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बिहार एक ऐसा राज्य था जो चुनावी हिंसा के लिए बहुत बदनाम हुआ करता था एक दौर में। जब से बिहार में चुनावी हिंसा रुक गई है, राजद की सरकार आना बंद हो गई है। 2005 के बाद से एनडीए की ही सरकार आ रही है। कैसी कैसी बातें आती थी और वो कट्टे निकलते थे, फलाना ढिमाका, ये सारी चीजें हो गई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से वास्तविक लोकतंत्र की सत्ता जो आम आदमी के हाथ में आना शुरू हुई है, लोकतंत्र का प्रकटीकरण भी दिखना शुरू हुआ और उसकी लाभार्थी सहज स्वाभाविक रूप से भाजपा है और मोदी जी की अपार लोकप्रियता उसको एक नई ऊंचाई तक ले जा रही है। अशोक जी, सुधांशु जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और बुद्धिजीवी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपक तले अंधेरा होता है। एक जो तानाशाह का स्वभाव होता है, वो तानाशाह विपक्ष के साथ भी तानाशाही करता है और अपने पक्ष वालों के साथ भी करता है। शायद भूल गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने माले में अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के गृह मंत्री को भी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी स्पेस नहीं देते हैं। यही तानाशाही का स्वभाव होता है। अगर आप अपनी पार्टी के लोगों को स्पेस नहीं देना चाहते तो विपक्ष की बात बहुत दूर की है। दूसरी बात इन्होंने कानून व्यवस्था पर करी, उत्तर प्रदेश के नहीं, कुछ बताइए तो सही सर, मतलब किस कैसे? अरे स्टेज पे माला पहनाई जा रही थी, मोदी जी माले के अंदर थे। जैसे जेपी नड्डा जी को अंदर घुसाने की बात आई, अमित शाह जी ने हाथ दबा दिया, बाहर निकलो। जैसे राजनाथ जी उसके अंदर घुसने लगे, मोदी जी ने साइड में देखा और राजनाथ जी तुरंत बाहर चले गए। इसके अपमान का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भुगत भी रही है, ये बात वो जानते हैं। जैसे मुलायम सिंह जी के अपमान का खामियाजा अखिलेश जी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह जी को जिस तरह से अखिलेश जी ने दरकिनार कर दिया, आप जो है आप बीजेपी की तरह इसको डिफेंड कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पर आप डिफेंड कर रहे हैं। अशोक जी, आप इनको बोलने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। पूछूंगा मैं, सिर्फ इनको बोलने दीजिए ना। कर रहा हूँ कि जब ऐसी बातें आप कहते हैं तो आईना सामने रखना चाहिए, मुझे लगता है। आईना सामने उनको भी रखना चाहिए। उनसे भी पूछ रहा हूँ मैं, तो आईना आपको दिखा रहा हूं। मेरा काम है आपके सवाल पर जो आपका काम है इनसे सवाल, मेरे सवाल का जवाब लेना। अगर आप खुद भी जवाब दे रहे हैं, उनसे भी लेना, सवाल का जवाब वही देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ जवाब उनसे लीजिए। आप क्यों ऐसा ही होगा जैसे आपने मुलायम सिंह जी के साथ अखिलेश जी ने किया था और अखिलेश जी उसके बाद से कोई चुनाव नहीं जीते। सुधांशु जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, इनका बात का स्पष्टीकरण दे दूं। हमारे इस चुनाव में आपने जितने भी बैकग्राउंड और पोस्टर्स देखे होंगे, उन सब में मोदी जी और नड्डा जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल स्टैब्लिश फार्मूला। 2019 में आपने देखा होगा मोदी जी और अमित शाह जी। मैं चुनौती कर 2014 में जाकर देख लीजिए, मोदी जी और राजनाथ जी। हाँ, जहां पर किसी के स्वागत की बात होती है तो भाई जिस समय जो जीत के आया होता है उसका स्वागत, और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हो बिल्कुल गलत है। उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष थे तो बिल्कुल स्पष्ट रहता था कि जब स्वागत समारोह, यदि जनता ने आशीर्वाद दिया, जो हमें पूर्ण विश्वास है आज शाम को भी होगा, तो प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ, प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, बाकी सब लोग आकर पहले बैठ जाते हैं। जैसे उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ जी, वो बैठ जाते थे। अब गृह मंत्री अमित शाह जी वो आके बैठ जाते हैं। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे खड़गे जी की तस्वीर समझ में आती है, फिर राहुल गांधी जी की किस कैपेसिटी में तस्वीर है? ना वो अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना नेता प्रतिपक्ष है। भैया वो हैं क्या? और एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के सर्वकालीन सबसे नाकाम अध्यक्ष हैं, वो बता दें किस कैपेसिटी में उनकी फोटो है कांग्रेस में। वो मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन सुधांशु जी एक सवाल, क्योंकि जो इन्होंने मूल बात कही थी मैं उस पर आ रहा हूँ। ये चुनाव शुरुआत ही इसी बात से हुआ था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, और देखिए आज जब रिजल्ट के दिन है, एक बार फिर से धर्मेंद्र जी ने वही राग छेड़ा है, नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। ये जो विपक्ष की जो पूरी थ्योरी है चुनाव में चलती है। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी के बारे में, उनकी मौत की कामना, मौत के प्रकार, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, बोटी बोटी काट डालेंगे।
इस कहने वाले किसी एक व्यक्ति, सारे व्यक्ति जलवाए जलाल से घूम रहे हैं, उनका जमाल पूरी दुनिया में इतनी जोर से हो रहा है कि इनके शर्म से इनकी आंखें लाल नहीं हो रही हैं, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कह रहे मोदी तानाशाह है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मजरूर सुल्तानपुरी ने सिर्फ एक आर्टिकल लिख दिया था नेहरू जी के खिलाफ, पता होगा रामकृपाल जी को, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की छवि दिखती है और ये हिटलर के चेले लगते हैं। तो 2 साल जेल में रहे, 2 साल जेल में रहे और वो तानाशाही नहीं थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये एक दौर था इमरजेंसी में जब हमारे मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, पुलिस आपको पकड़ के ले जाए और जेल में रखे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। और एक लाइन बता दूं, इमरजेंसी के समय का वाकया है, वाकया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में उससे जज पूछता है कि साहब पुलिस ने ले जाके किया और कोई चार्जशीट नहीं फाइल की, तो सॉलिसिटर जनरल क्या कहता है, मतलब या सरकारी वकील थे कोई, वो ये कहते हैं कि मिलॉर्ड इस समय अगर पुलिस उसको गोली भी मार दे तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। देश की जनता भूल गई होगी कि आज हम और आप बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, हमारी सरकार आने से पहले दूरदर्शन के ऊपर कब डिबेट होती थी, बताइए बताइए, कब विपक्ष के लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता था मोदी सरकार आने के बाद? उन्होंने किया, इंटरेस्टिंग सवाल है। कांग्रेस की सरकारें थी, दूरदर्शन पे कब डिबेट होती थी? और तो पूछ रहे हैं, सामने से पूछ रहे, बताइए दूरदर्शन पर विपक्ष को बुलाकर कब डिबेट होती थी, बताइए। देखिए, दूरदर्शन को हमने स्वतंत्र रख रखा था सर, वो तो पूछ रहे हैं। दूरदर्शन की अपनी मर्जी थी कि वो डिबेट कराए ना कराए, हमने तो आप पे छोड़ रखा था। हम तो सर हमने तो आप पे छोड़ रखा था। आप देखिए, जवाब ले लीजिए, मेरे से हम यहाँ राजनीतिक डिबेट के लिए आए। मेरे से किस्सा नहीं तो फिर मुझे जो है कलावा की कहानी बता, मेरे राजनीतिक जवाब ले लीजिए, वो किस्से मत सुनवाइए, राजनीतिक जवाब ले लीजिए जो सवाल मेरे से किए हैं सुधांशु भाई ने। देखिए, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। जिस पार्टी में चुनाव नहीं होते वहाँ हमारी पार्टी के चुनाव की बात की जाती है, उस पर उंगली उठाई जाती है। हमारे नेता राहुल गांधी पर उंगली उठाई जाती है। अरे भैया, जिनके पिता इस देश के लिए कुर्बान हो गए उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हमारी पार्टी का हमारा अपना मैटर है, हम किसी की फोटो लगाएं। अभी कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष। सुनिए, अभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि हरियाणा में बोगस वोटें पोल हुई हैं और 4 तारीख के बाद में हम उन अफसरों का इलाज करेंगे जिनके कारण जो है फर्जी वोटिंग हुई है, बोगस वोटिंग हुई है। अशोक जी, सुधांशु जी ने 2 बातें मैंने पूछी थी और दोनों बिल्कुल साफ झूठ बोल गए। मुझे उम्मीद इनसे बिल्कुल नहीं थी, जिसमें माले का जिक्र कर रहा हूँ, ये चुनाव से पहले की बात है। और आज जो इन्होंने कहा कि उस समय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जो मैंने राजनाथ जी का बात किया था, अभी वो इस देश के रक्षा मंत्री हैं। मैं इस वाले टर्न की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो पोस्टर की बात कर रहे हैं, ये चैनल पूरा देश देखता है। आप जा करके मेरठ, जो आपका मेरठ का रास्ता है मोदी नगर से, पूरे रास्ते पे आप देख लीजिए, जब पहले फेज का इलेक्शन था, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मेरठ, सब जगहों पर मोदी जी की जो फोटो लगी थी हाईवे पे, अकेली फोटो लगी थी, उसमें किसी की फोटो नहीं थी, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी, ना किसी और की थी। तो दोनों बातें झूठ बोल दी। नहीं, मैं एक स्पष्ट कर दूं, मैंने पार्टी के बैकड्रॉप की कही थी। चुनाव प्रचार में तो सब मोदी जी की फोटो लगाते हैं, मगर मैं फोटो वो दिखाऊं कि जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो छुटकी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन, जो कैबिनेट मंत्री भी नहीं थी, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था, उनकी फोटो बढ़की। ये पूरे देश ने 10 साल तक देखा है। अशोक भाई, चलिए ठीक है, मैं भाजपा को एक सुनहरा अवसर देना चाहता हूं। मेरा एक सवाल ले लो। सुधांशु जी को मुझे शुक्रिया करना है। सुधांशु जी, एक आखिरी चीज, आप अब क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आपका अपना आकलन क्या है और जिस दिल्ली में खड़े हैं वहां का आकलन क्या है? क्या दिल्ली में कुछ तस्वीर 7 सीटें आप जीते थे और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे यूपी के पूरे देश की, मगर मैं बात करूं, हमें आशा ये है कि जो एग्जिट पोल्स ने दिखाया है, हम उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और 400 पार हम पार करेंगे। और इसे मैं एक पंक्ति में कहूँगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जब ये मतदान का पूर्ण रिजल्ट आएगा तो चारों तरफ से ये आवाज़ गूंजेगी कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा, और मोदी जी के साथ आके हर एक नौजवान उठा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप आए, आप हमारे साथ जुड़े। और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 400 पार होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नेताओं के दावे अपनी जगह है। अब से कुछ देर में जो है वो ईवीएम पे काउंटिंग शुरू होने वाली है और लगातार आप जुड़े रहिएगा। हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे जो तमाम संवाददाता हैं वो इस वक्त भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक एक करके अपने सभी रिपोर्टर्स के पास जाऊंगा। मेरे कौन कौन से रिपोर्टर्स हैं जरा मुझे स्क्रीन पर दीजिए और बताइए कौन कौन से रिपोर्टर्स हैं। एक एक करके हम तमाम संवाददाताओं के पास चलते हैं।
गिरीश निशाना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गिरीश, सबसे पहले गिरीश आपके पास आता हूं। दिल्ली की 7 सीटों की बात हो रही है। दिल्ली में इस बार मुकाबला जो है वो थोड़ा सा बता रहे हैं कांटे का था, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहली बार यहां पर मिलकर चुनाव लड़े थे। क्या ये चुनाव में एक फैक्टर है, आपको लगता है ये लोगों को टच किया है, या फिर जो है जमीन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच उस तरह की एका जो है वो दिखी नहीं, कई लोग ये भी कहते हैं। देखिए अशोक, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस पर भाजपा अकेले चुनाव लड़ी है, लेकिन सामने की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी उतरी, 3 सीटों पर कांग्रेस को उन्होंने उतारा। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये रही, क्योंकि जो इनके बड़े नेता थे, अगर कांग्रेस के प्रचार की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनके किसी चुनावी मंच पे देखने को नहीं मिले। इसी तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वहाँ आम आदमी पार्टी के नहीं मिले। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के चुनावी मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता नहीं दिखाई दिए। तो एक बड़ा कहीं ना कहीं सवाल दिल्ली के अंदर उठा देखने को मिला, क्योंकि मैं लगातार इसे कवर करता रहा। मैंने ये भी देखा कि लोगों का मन में ये था कि पंजाब के अंदर तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोध में लड़ रही हैं और दिल्ली में ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं, तो क्या इनका भविष्य होगा। इसको लेकर बहुत सारे दिल्ली के अंदर सवाल उठते रहे। लेकिन भाजपा जैसे पिछली बार 7 सीटों पर जीत कर आई थी, और इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से रिपीट भाजपा होती है या ईडी गठबंधन के जो नेता हैं वो जीत कर आते हैं। ये तो अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर बाद 8 बजे से दिल्ली के 7 मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने जा रही है। कांटे का मुकाबला है, जैसा कि गिरीश भी बता रहे हैं, कांटे का मुकाबला दिल्ली की 7 सीटों पर है। और दिल्ली से सीधा आपको मुंबई लिए चलता हूं। श्यामा मेरी संवाददाता, हमारी संवाददाता जुड़ रही है। श्यामा, अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र में भी गठबंधन जो है आखिरी समय तक बनते बिगड़ते रहे। सीट बंटवारे को लेकर बहुत कुछ जो है खींचतान चलती रही। महाराष्ट्र की, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस वक्त क्या माहौल है? शेयर बाजार जो है वो बहुत उम्मीदों से है एग्जिट पोल के बाद। तो मुंबई क्या तस्वीर दिखा रही है देश को, मुंबई इस वक्त? देखिए अशोक, आपने बहुत सही कहा कि महाराष्ट्र जो है एक ऐसा राज्य है जहां जब तक सरकार बनती नहीं है तब तक बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही रहती हैं, और सरकार बनने के बाद भी यहां पर चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा है ये राज्य, और जहां पर आपने पहले ही देखा कि एक पार्टी से 2 पार्टियां बनी, और ऐसे ही 2 मेजर पार्टीज थे जो महाराष्ट्र के, जो एनसीपी और शिवसेना में 2 गुट बटे, और एक ऑपोजिशन में गया और एक गवर्नमेंट में गया। इस बार देखना ये है, क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल्स की माने तो एग्जिट पोल साफ जो बढ़त दे रहा है वो है एनडीए को, बीजेपी को। और बीजेपी के अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें हम 2019 से, तो काफ़ी अच्छा रहा है इस बार का भी परफॉर्मेंस। ये जो आंकड़ा एक हम लगभग कह रहे हैं, 28 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 23 से 24 सीट उन्हें बताई जा रही है, तो ये एक अच्छी बढ़त है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें एनसीपी की, अजीत पवार और शरद पवार की, तो जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का दिख रहा है। और वहीं साथ में जो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना जो टूटी थी, वहाँ पर भी एक मुकाबला हम देख रहे हैं कि काफ़ी टफ है। मुंबई की आपने बात की, शेयर बाज़ार की बात हमने कल ही की। पूरा दिन हम शेयर बाज़ार से लाइव कर रहे थे, जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि गवर्नमेंट जब बनेगी तीसरी बार तो वो एक स्टेबिलिटी लाएगी, वो एक पॉजिटिविटी लाएगी, और जो रिफॉर्म्स होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 100 दिनों का एजेंडा पहले ही बता दिया है, तो लोगों को पता है कि आने वाले समय में जो विकास का एजेंडा है उसमें कंटिन्यू। लेकिन श्यामा, एक बात मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा, महाराष्ट्र के चुनाव ये भी तय करेंगे कि महाराष्ट्र में असली एनसीपी कौन सी है, महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन सी है। और जो एग्जिट पोल की अगर बात करूं तो एग्जिट पोल तो ये भी दिखा रहे हैं कि सुप्रिया सुले, शरद पवार की जो बेटी हैं, वो भी अपनी सीट पर फंसी हुई हैं। ये अगर डेवलपमेंट होता है महाराष्ट्र का, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो वास्तव में क्या चुनाव के जो एग्जैक्ट नतीजे होते हैं उनमें परिवर्तित होते हैं, नहीं होते, इसका इंतजार रहेगा। सीधा नीरज के पास चल रहे हैं, कोलकाता में हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरज, सबसे बड़ी सवाल, सबसे बड़ी बात जो आपसे जानना चाह रहे हैं वो ये कि पश्चिम बंगाल में ये ऐसा राज्य है जहां हमने आखिरी दौर तक
मतदान में हिंसा देखी, पोल में जिस तरह से पोल को रिग करने की कोशिश हुई, कई वहां पर एक महिला कार्यकर्ता बीजेपी की, उसकी जान भी गई, इस तरह की हमने कई इंसिडेंट देखे। लेकिन अब जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी पिछली बार से कहीं ज्यादा अच्छा कर रही है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 40% से ज्यादा जा रहा है और अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो इसका मतलब बंगाल में ममता दीदी का जो शासन था, ममता दीदी का जो एक छत्र राज था, उसके दरकने की शुरुआत हो गई है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो एनालिसिस कर रही है उसके पीछे एक अशोक रणनीति भी है। और देखें कि जिस तरीके से लगातार 2014 से जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर मिले हैं, आप देखें विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें, 2016 में विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और आज 77 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और उसी तरीके से 2014 में आप देखें तो मात्र 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन 18 सीट 2019 में। और इस बार जो एग्जिट पोल है वो कह रहे हैं कि 25 से 30 के बीच में जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से ले सकती है। लेकिन इससे पहले अगर आप अशोक देखें कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम लोग, चाहे हम अखिलेश की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, आप देखें विपक्ष के तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको मुख्यालय पहुंचना चाहिए, वोटिंग जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर पहुंचना चाहिए और लोकतंत्र में अगर कुछ भी होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये एक सोची समझी कह सकते हैं कि एक राजनीति है। और दूसरी, पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर आपने इलेक्शन से पहले भी हिंसा देखी है, इलेक्शन के समय भी हिंसा देखी है, इलेक्शन के बाद भी जो हिंसा है वो ही है। यही कारण है कि चुनाव आयोग को ये कहना पड़ा है कि जो भी सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात है वो 19 तारीख तक पश्चिम बंगाल में रहेंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जो राजनीतिक हिंसा है वो भी यहाँ हो सकती है। नीरज, आपसे एक बड़ी खबर कंफर्म करना चाह रहा हूं। नीरज, ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में कोई धमाका हुआ है कहीं पर जो है, क्या उसके बारे में आप अपडेट दे सकते हैं? क्या ऐसी कोई खबर आई है? क्योंकि सभी लोग चिंतित हैं कि चुनाव जो है इतनी शांति से हुआ, हालांकि बंगाल में वैसा नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल ये खबर आई है अशोक, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसे कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है कि धमाका हुआ है और एक बड़ा जो धमाका है उसकी उम्मीद है। और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि जो हिंसा है वो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का एक तरीके से हिस्सा हो गया है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने तमाम तरह के इंतजाम किए, लेकिन उसके बाद भी कई सारी जगहों पर जो हिंसा है वो देखने को मिली और चुनाव के बाद भी हिंसा देखने को मिली। यही कारण है कि 19 तारीख तक तमाम केंद्रीय बलों को रोकने के लिए जो चुनाव आयोग ने उन्हें दिशा निर्देश देना पड़ा। इसके साथ ये बड़ी खबर है 19 तारीख तक, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी जो है उसके बाद नतीजे आने के बाद भी वहां हिंसा हुई थी, इसलिए 19 तारीख तक वहां केंद्रीय बलों को रोकने की बात की, जैसा नीरज बता रहे हैं। शुक्रिया नीरज आपका। सीधा रामेंद्र के पास चल रहा हूं, लखनऊ में हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र। उत्तर प्रदेश 80 सीटें और दिल्ली, कहते हैं कि दिल्ली में जो मेरे पीछे संसद दिखाई दे रही है, इसका रास्ता दरअसल उत्तर प्रदेश से ही होकर आता है। क्या लग रहा है किसके लिए जो है उत्तर प्रदेश के जनता ने ये रास्ता आसान करा है? अपने अपने दावे हैं दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टियों के, आप क्या कहेंगे? देखिए अशोक जी, अगर तर्कों और कुतर्कों से सरकार बनती तो कम्युनिस्टों का सूरज ना अस्त होता। आप उत्तर प्रदेश को देखिए, कभी होता था कि बुंदेलखंड में चुल्लू गड्ढे खोद करके पानी निकाल रहे होते थे लोग, वो खबरें होती थी, भूखमरी की खबरें होती थी, किसानों की आत्महत्या की खबरें होती थी, छप्पर के बाहर लोग बैठे होते थे और बरसात में उसकी खबरें होती थी। ये खबरें उत्तर प्रदेश से हम नहीं आ रही हैं। वोट वहाँ है, जो बात बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं कि ये है वो है, कुतर्क कर रहे हैं, वोट वहाँ नहीं। वोट जहाँ है कि जहाँ जनता का जीवन सामान्य हुआ है। 80 सीटें हैं, 81 स्थानों पर मतगणना चल रही है और आप उम्मीद करिए कि जो रुझान बताए गए हैं उनके आसपास भाजपा रहती। भाजपा जनता के बीच काम करती, भाजपा 5 साल काम करती, 5 महीने चुनाव में नहीं आती। तो इसलिए उम्मीदें आप करिए कि अच्छा चुनाव रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मतदान किया उसका रिजल्ट आएगा। तो मतदान इन कारणों से होता है, मतदान टीवी पर बैठ के डिबेट में कुतर करने से नहीं होता है। इसलिए उम्मीद है कि जनता का जो भी मतदान आएगा वो बेहतर होगा। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपको, और आपने बहुत सही बात करी। और प्रदीप और धर्मेंद्र जी, ये जो मेरे संवाददाता रामेंद्र कह रहे हैं कि टीवी पे कुतर्क करने से जो है चुनाव नहीं जीते जाते, जमीन पे काम करने से जीते जाते हैं। तो टीवी में अगर बहस से और अगर तर्कों से होता तो कम्युनिस्टों का सूरज कभी अस्त नहीं होता। मैं ये हमेशा से ही कह रहा हूँ अशोक जी कि आज कुछ भी टीवी पे चले,
कुछ भी सोशल मीडिया पे चले, अल्टीमेटली जनता ये देखती है कि भाई मेरे लिए काम कौन कर रहा है। तो आज अशोक श्रीवास्तव कुछ बोले, प्रदीप भंडारी कुछ बोले, रामकृपाल जी कुछ बोले, धर्मेंद्र जी कुछ बोले, वो अल्टीमेटली देखेगी कि भाई जो हम में से सब लोग बोल रहे हैं वो यथार्थ से कितना करीब है, और जो यथार्थ से ज्यादा करीब है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो जब जनता का घर बन रहा है, जब जनता का काम हो रहा है, जब जनता दे रही विश्व के अंदर भारत की छवि बढ़ रही है, तो वो अपना एंटी वोट क्यों करेगी, और करेगी भी तो किस लिए करेगी। एक परिवार में मनमुटाव भी होता है, तो ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में चले जाता है। तो मोदी जी का जो कनेक्ट है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, वो इमोशनल है। और वेव ऐसी नहीं होती है अशोक जी कि आदमी चिल्लाए मोदी मोदी मोदी, ये नहीं वेव होती। वेव ये होती है कि अगर आपने काम किया तो उसका जनता चुप होती। जब मैं आपसे पहले दिन मिला था तो मेरी आपकी बातचीत बहुत ज्यादा थी, पर अब मान लीजिए मैं आपको 8 साल से जानता हूं, तो हमारा जो जुड़ाव है वो ज्यादा हुआ है, पर हमारी बातचीत ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही मोदी जी का जो वेव, जो कनेक्ट है जनता के साथ, वो ज्यादा इमोशनल और डीप हुआ है, जैसे एक परिवार के अंदर होता है समय के साथ। हाँ धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि अब देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, 10 मिनट अब बड़ी बड़ी बातें करने का समय खत्म हो गया। अब तो ईवीएम खुल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप बताइए कि अब आप क्या उम्मीद, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले आपने चुनाव जब तक चल रहा था, अखिलेश जी 80 सीटें कह रहे थे। 1 घंटे पहले अभी आपने कहा कि 50 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। अब मुझे बता दीजिए, अब ईवीएम खुलने वाला, आप सही बता दीजिए क्या कहते हैं आप। अशोक जी, मैंने पहले भी बताया कि हम मिनिमम 50 सीटें जीतेंगे, उसके आगे 79 और 80 भी जीत सकते हैं। उसी बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। प्रदीप भंडारी जी जो कह रहे हैं कि जनता देखती, ये बात सच कह रहे हैं। जनता जब 2014 में मोदी जी आए थे और 100 दिन का काम लेके आए थे कि हम 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे और आपके खाते में 15 लाख रुपए भेज देंगे, तो जिसके खाते में 15 लाख नहीं गया वो तो जान रहा है ना, जिसका काला धन वापस नहीं है वो भी जान रहा है। लेकिन जब आप 2024 में आके खड़े हो गए तो बोले भैया हम आगे 100 दिन का काम कर रहे हैं। अरे भैया, पीछे 100 दिन का काम कब होगा? पिछले 10 साल में काम कब होगा? जब आप यही कहेंगे हम आगे 100 दिन, फिर आगे 100 दिन, फिर आगे 100 दिन, जनता जानती है। बहुत दिन तक जब आप जनता के बीच में रहते हैं तो जनता आपके सच्चाई को बहुत बाखूबी समझ जाती है कि आप स्टूडियो चल रहा है। रामकृपाल जी का एक छोटा सा कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा आपसे कमेंट लूंगा। नतीजे जो भी आएंगे स्वीकार करेंगे ना? देखिए, नतीजे जो आएंगे, जनमत को हम हमेशा आदर करते हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस बीच में कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो लोकतंत्र आप लोग ये मान के चल रहे हैं इस बीच में कुछ गड़बड़। बिल्कुल, क्यों ना मान के चले, मुझे बताइए। आप बताइए, आप चंडीगढ़ को नहीं देखा आपने? चंडीगढ़ को देखा था ना, तो चंडीगढ़ में भी पेपर से हुआ था जो बैलेट पेपर ईवीएम है, चंडीगढ़ बैलेट पेपर से नहीं हुआ जिससे आप चुनाव कराने की बात करते हैं। आप तो पूरे देश में बैलेट पेपर चाहते हैं, पूरे देश को चंडीगढ़ चाहते हैं, लेकिन ईवीएम से चुनाव हुआ। रामकृपाल जी, देखिए, मेरा कहना है कि जनता जो है, वोटर 3 चीज़ों को देख रहा है। 3 पैमाने हैं। मुझे क्या मिला, हमें क्या मिला, मतलब मुझे क्या मिला है मेरे घर में, हमें क्या मिला मतलब हाईवे, रेल, और देश को क्या मिला। पिछले 10 वर्षों में इन 3 सवालों पर जो ज्यादा अंक पाएगा जनता उसके साथ है। चलिए, आपने इंपॉर्टेंट बात की, 3 चीजें कही, और इन 3 चीजों में जो जनता ज्यादा वोट देगी, जो जनता ज्यादा नंबर देगी उसको मिलेंगे। लेकिन नंबर्स का गेम जो है वो शुरू ही होने वाला है, बस कुछ ही देर में। लगातार आपको कह रहा हूं, मैं सीधा आपको दिल्ली स्टूडियो ले चल रहा हूं। यहां मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा और आपको अपडेट देते रहेंगे। सीधा स्टूडियो चल रहे हैं, सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पर आपको मिलेंगे। ओवर टू दिल्ली स्टूडियो में, और आपसे मुलाकात करेंगे स्टूडियो में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी चरणों की वोटिंग प्रक्रिया हुई पूरी। 543 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में कैद हुई दिग्गजों की किस्मत। 4 जून को तय होगा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। कौन जीता कौन हारा, अब सबको है जनता के फैसले का इंतजार। झारखंड से पल पल की जानकारी। डीडी न्यूज के डेटा सेंटर से सबसे पहले जानिए हर सीट का हाल। पल पल की जानकारी मेरे साथ, सबसे पहले, सबसे सटीक। देखिए 4 जून को सबसे तेज नतीजे। जनादेश में 4 जून को सुबह 6 बजे से लगातार सिर्फ डीडी न्यूज पर।
कभी इधर घटाया। कांग्रेस 7 पर है और 2 पर एनडीए है। ये बता रहा है कि क्या झारखंड खिसक रहा है। कभी उधर बढ़ाया। 152 पर एनडीए इस वक्त पहुंच चुका है, 57 पर यूपीए, 53 पर अन्य। कभी इसको हराया, लेकिन बंगाल में बीजेपी 2 पर आगे, टीएमसी सिर्फ 1 पर आगे। कभी उसको जिताया। 57 जो है वो सीटों में तब्दील हो जाती है, उसका मतलब दे आर इन द गेम अगेन। पर सबसे सही नतीजा तो हमने ही बताया, इसलिए तेजी के चक्कर में गलत मत सुनिए। जो बताए सटीक नतीजे उसे ही चुनिए। 4 जून को सबसे सही, सबसे सटीक चुनाव नतीजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति